दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है परीक्षा गुरुकुल के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम रवि है और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक शानदार मैराथन, जिसमें सबसे पहले अभी मैं आपके स्टार्ट करने जा रहा हूँ करंट अफेयर को। उसके बाद इसी में आपके जनरल अवेयरनेस के भी कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद आपके मैथ्स की क्लास होगी और सबसे लास्ट में आपके इंग्लिश की क्लास होगी। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये मैराथन पसंद आती है और आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस का, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अगर आपको वीडियोस चाहिए कि सर सबके आप एक वीडियो बना दो अलग अलग रिवीजन के लिए एमसीक्यूज बेस्ड, तो आप बताइएगा, हम वो वीडियो भी आपकी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं क्लास की शुरुआत। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। टीसीएस ने अपना मानव केंद्रित एआई एक्सीलेंस सेंटर कहां पर यहाँ पे दोस्तों लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग आराम कीजिएगा और सारे बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे बिना किसी डिले के। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन ज्यादा लंबे सही नहीं रहते हैं। ठीक है, तो पहला है, टीसीएस ने अपना मानव केंद्रित एआई एक्सीलेंस सेंटर कहां पर खोला है। सारे मेरे भाइयों को याद में रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यस, ठीक है, सभी लोग को यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हो सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेरिस हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस यहाँ पर किसने लॉन्च किया? देखो यहां पर आपको चारों के चारों देश धुरंधर देश हैं, चाहे बात करें साउथ कोरिया की, चाहे चाइना की, चाहे जापान की, या फिर यूएसए की। आप सबको पता है ये सारे के सारे दो देश क्या है, एकदम फर्स्ट क्लास कंट्री हैं। लेकिन आपका जो पहला 6G डिवाइस है ये किसने लॉन्च कर दिया? ये आपका जापान ने लॉन्च किया है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जापान ने दोस्तों एक आपका वर्ल्ड का पहला दोस्तों आपको याद में रखना, वर्ल्ड्स फर्स्ट आपका दोस्तों यहां पर वुडन सैटेलाइट यानी लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया था? आपको याद में रखना है, लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बना था आपका कौन? जापान। और उसका नाम क्या रखा था उस सैटेलाइट का? उस सैटेलाइट को उन्होंने नाम दिया था लिग्नो। ठीक है ना, क्या नाम रखा था यार? मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, अभी अभी याद था। लिग्नो सैटेलाइट ऐसे करके इसका कुछ नाम था, एकदम आप लोग जरा याद दिलाइएगा तो। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है, लिग्नो या लिमो ऐसे करके कुछ था, इन्होंने नाम रखा था। ठीक है, तो ये आपका क्या था? जापान की दोस्तों पहली वुडन सैटेलाइट थी, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा टाटा पावर ने घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की? किस राज्य में नहीं शुरू की, किस राज्य से शुरू की? हालांकि इसको अब आपको याद में रखना है, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके अलावा आपका राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे स्टेट में भी इसको क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया है। तो फिलहाल आपका जो घर घर सोलर पहल है ये आपके टाटा पावर की है। और टाटा पावर ने इस पहल की शुरुआत कौन से स्टेट से की थी? तो आप बोलोगे वाराणसी उत्तर प्रदेश से की थी। ऑप्शन नंबर बी को यहां पर सारे बच्चे लॉक करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले आप लोग ये बताओ। ठीक है, तो आंसर क्या करोगे आप लोग? जी हाँ, जितने बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं सर जी ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को यहाँ पर, वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन को आंसर से करते चलिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में इंडिया का कौन सा प्लेस है? देखो पहले नंबर की अगर हम बात करें फर्स्ट, तो प्रथम नंबर पर आपका चाइना है। कौन है दोस्तों? आपको याद में रखना है सर, चाइना इज एट फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इसके अलावा आपका इंडिया का पूछा गया है ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में, तो क्लीन एनर्जी रैंकिंग में इंडिया इज एट थर्ड प्लेस। कौन सा नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? DEWM के सेकंड एक सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका लेजर वेपन सिस्टम। क्या बोलते हैं? आप बोलोगे लेजर वेपन सिस्टम बोलते हैं। अब लेजर वेपन सिस्टम आपका MK2 को डेवलप करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो भारत आपका दोस्तों याद में रखिएगा फोर्थ कंट्री बना है। कौन सी कंट्री बनी है? भारत चौथा देश बना है जिसके पास लेजर वेपन सिस्टम है, मतलब वो लेजर मारकर सामने वाले इंसान को आप बोलोगे ढेर कर सकता है। ठीक है, अब इसका टेस्ट कहां पर किया गया? तो इसका टेस्ट किया गया था आपके कुरनूल में। कहां पर किया गया था? कुरनूल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सारे बच्चे क्या मार्क करेंगे? बी मार्क करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन आपका, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? बढ़िया आपका क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 35, 41, 52 या फिर 60? अच्छा, नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 कौन है? नंबर 1 देखो आपके कौन से कंट्रीज होते हैं जो यूरोप में पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया उन्हीं को ज्यादा तमीज है ना, हमें तो तमीज ही नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसमें टॉपर जो है वो है आपका नॉर्वे।
नॉर्वे आपका फुल डेमोक्रेटिक मतलब यहां पर पूर्ण रूप से आपका क्या है, लोकतंत्र चल रहा है। तो फुल डेमोक्रेटिक देश कौन सा है, आपका नॉर्वे है, नंबर 1 पर है। कौन से नंबर पर है, नंबर 1 पर है। इंडिया कौन से नंबर पर है भैया, कह देना इंडिया थोड़ा सा पीछे चल रहा है, 41 रैंक पर है, हम 41 रैंक पर है। सारे बच्चे याद रखेंगे सी वाला यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 52 या 60 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका जारी कौन करता है, आप बोलोगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहां पर जारी करता है। कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। 2025 में इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक लगातार 3 सालों से गिरती चली आ रही है, और इस साल हमारी जो रैंक है वो कितनी है, 96 रैंक है, मतलब हम 96वें पायदान पर हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान आपके कौन से स्टेट ने यहां पर स्टार्ट की है, तो कुल्हाड़ी बंद जो अभियान है ये आपका राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया, याद रखेंगे। अगला, सबसे कम उम्र और सबसे तेज व्यक्ति कौन बन गया जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, आपको मिहिर सेन का नाम याद है, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्या किया था, पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्या किया था, तैरकर पार किया था, फर्स्ट इंडियन, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया है दोस्तों, सबसे कम उम्र का यहाँ पर व्यक्ति बन गया आपका जिया रॉय। कौन बन गई है मैम, जिया रॉय मैम बन गई है। ये 16 साल की है, कितने साल की, लास्ट ईयर इन्होंने कारनामा किया गया था, अब तो इन्होंने 17 साल की हो गई होंगी। फिलहाल जब इन्होंने ये कारनामा किया था ये 16 साल की थी और महाराष्ट्र की रहने वाली थी, याद रखिएगा। अगला, फोय सागर झील जो आपके राजस्थान में, आपको पहले तो यही याद रखना है कि फोय सागर लेक आपके कहां पर है, आप बोलोगे सर राजस्थान में। राजस्थान में और कौन सी है, तो आप बोलोगे सर सांभर है। सांभर कहां पर है, सांभर कहां पर है, तो आप बोलोगे सर जी डोसे की दुकान में, है ना। तो सांभर, यहाँ पर सांभर लेक आपके राजस्थान में, आपको याद में रखना है। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए राजसमंद लेक, ठीक है, राजसमंद लेक कहां पर है, तो आप बोलोगे ये भी राजस्थान में। फिलहाल ये जो आपका फोय सागर लेक है इसका नाम हाल फिलहाल में चेंज किया गया, क्या कर दिया गया है, वरुण सागर झील कर दिया गया है। ये बात आपको याद में रखनी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी वाले यहाँ पर जितने बच्चे वो सारे सही हो जाएंगे। शांति सरोवर इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वरुण सागर झील इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉय सागर झील को रिसेंटली वरुण सागर झील के नाम से चेंज किया गया है। अगला, करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये करीमगंज जिला पड़ता है आपके आसाम में, और इसका नाम हाल फिलहाल में बदलकर श्री भूमि कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, यस, क्या कर दिया गया है, श्री भूमि कर दिया गया है। हाल फिलहाल में दोस्तों आपको याद में रखना है पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदला गया था, अगर आपको याद है। क्या कर दिया गया था, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर, आप बोलोगे श्री विजयापुरम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, श्री विजयापुरम कर दिया गया था, है ना। तो श्री विजयापुरम आपके पोर्ट ब्लेयर का रिसेंटली चेंज नेम है, ये बात आपको याद में रखनी है मेरे सभी दोस्तों को। अगला, दक्षिण भारत का पहला जनजातीय पुस्तकालय जिसका नाम क्या है, कानू, नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कानू। ये आपके कौन से स्टेट में खोला गया है, तो जितने बच्चे यहां पर सोचे सर जी कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कर्नाटका आपका कॉफी उत्पादन के लिए क्या है दोस्तों, आप बोलोगे यहां पर नंबर 1 है। कितने नंबर पर है, नंबर 1 पर है। और कॉफी बोर्ड कहां पर है, आप बोलोगे सर कॉफी बोर्ड भी हमारे कर्नाटका के बेंगलुरु में आपके क्या है दोस्तों, आप बोलोगे कर्नाटक के बेंगलुरु में हमारा कॉफी बोर्ड है ना। बात समझ में रही है कि नहीं रही है, बताइए, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा कुंची कुल वाटरफॉल कहां पर है, जल्दी से कमेंट करो। चलो अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या है, कुछ स्टैचूज दे रखे गए हैं और उनकी लोकेशन दे रखी गई, आपको मैचिंग कराना है। तो स्टैचू ऑफ बिलीव, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ वननेस और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो ये अलग अलग स्टैचूज हैं। तो स्टैचू ऑफ बिलीव आपके कहां पर है, राजस्थान के नाथ द्वारा में। कहां पर है, राजस्थान के नाथ द्वारा में। सोशल जस्टिस आपका विजयवाड़ा में है। वननेस आपका खांडवा में ओंकारेश्वर डैम पर है। कौन से डैम पर है, ओंकारेश्वर आपके बांध पर है, ये बात आपको याद में रखनी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहां पर है, हैदराबाद में। तो बाकी आपकी मैचिंग क्या, PQRS यहां पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा, ए। अगला, तुमु लोसार फेस्टिवल आपके कहां पर सेलिब्रेट होता है, देखो एक होता है लोसार फेस्टिवल, अगर आपको याद हो, एक आपका क्या है लोसार फेस्टिवल। तो अगर मैं लोसार लिख दूं तो आप आंसर कर दोगे सिक्किम, क्या आंसर कर दोगे आप, सिक्किम आंसर कर दोगे। लेकिन यहां पर तमु लोसार लगा हुआ है, तो बेटा ये मेरे दोस्तों आपके कहां पर होगा, आपको याद में रखना है सर ये आपके नेपाल में होगा। कहां पर होगा,
नेपाल में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हम सभी को याद में रखना है, कहां पे बेटा? गुरुग्राम हो जाएगा। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बच्चे यहां पर दिल्ली लगाएंगे, गलत हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपका? गुरुग्राम। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन यहां पर मित्रों क्या है? अगला है आपका, इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो हाल फिलहाल में आपका जो पहला सेमीकंडक्टर फैब है ये आपके धोलेरा में स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है ना? याद रखिएगा सारे लोग। आंसर क्या हो जाएगा? डी यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो स्टार्ट किया गया है वो आपके पंजाब के द्वारा स्टार्ट किया गया है। डी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉक करेंगे। अगला, किस आईआईटी ने शॉक सिरिंज विकसित की? शॉक सिरिंज का मतलब है कितने बच्चों लोग को सुई से डर लगता है? सुई, है ना? बहुत सी लड़कियां भी लिखेंगी सर जी मुझसे डर लगता है सुई से, है ना? तो और कुछ लड़के लिखेंगे अरे सर मुझे तो भैंसे वाला सुई लगा दो तो भी दिक्कत नहीं है। तो भाई जिनको सुई से डर लगता है, चुभने से डर लगता है, तो अब उनके लिए यहाँ पर आईआईटी जो आपका मुंबई है एक शानदार तरीका लेकर आया है। किसके रूप में? शॉक सिरिंज के रूप में। कुछ नहीं, बस आपको एक हल्का सा झटका लगेगा और तुरंत आपको जो भी आपको दवा देनी है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है? तो शॉक सिरिंज लाई गई है, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कौन से देश ने हाल फिलहाल में पर्यटन कर स्टार्ट किया? पर्यटन कर मतलब टूरिज्म टैक्स। सो टूरिज्म टैक्स यहाँ पर स्टार्ट किया गया रूस में। पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन लगाया क्या है? टूरिज्म टैक्स। अगर घूमने आओगे तो पैसा देना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्शन शुरू करने वाला पहला भारतीय एयरलाइन कौन सा बना है? स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा या फिर इंडिगो? तो आप बोलोगे सर यहां पर जो हमें लग रहा है करेक्ट आंसर वो क्या लग रहा है? एयर इंडिया, जिसको अब हम टाटा इंडिया के नाम से भी जानते हैं, टाटा एयर के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, किसने गंगाधर नेशनल अवार्ड यहां पर जीता है? तो आपकी जो प्रतिभा सतपथी मैडम है, प्रतिभा सतपथी मैडम, इन्होंने गंगा राष्ट्रीय पुरस्कार यहां पर अपने नाम कर लिया, याद रखेंगे। अगला, अपनी सेना को जानो कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ? दोस्तों ये कई जगह पर आयोजित हुआ था। आपको याद में रखना है, इसका आयोजन पुणे में भी हुआ, इसका आयोजन बेंगलुरु में भी हुआ, इसका आयोजन हैदराबाद में भी हुआ। यानी आंसर क्या है आपका? यहां पर इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए था कहां पर नहीं हुआ, तो चौथा ऑप्शन जो होता वो आपका आंसर बन जाता। फिलहाल ये आपको 3 जगह पर हुआ था, पुणे में हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। इसको आपको याद में रखना है, ठीक है? अगला, अगस्त 2025 तक किस देश के पास तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो आप बोलोगे सर जी ये तो आपने पढ़ा रखा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडिया। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क एज ऑफ अगस्त 2025। अगला, तेलंगाना गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको रायतू भरोसा योजना, इसमें आपके प्रत्येक माह आपको 10,000 रुपए दिए जाते हैं। फिलहाल इसकी जो लिमिट बढ़ाई गई है वो कितनी बढ़ा दी गई है? तो 10,000 से बढ़ाकर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 12,000 रुपीज तक। ये बात आपको याद में रखना है। अगला, विश्व तेलुगु सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? अब बच्चे इतने चालाक होते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना तो क्या करते पता है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। देखो हैदराबाद में नहीं होगा। हैदराबाद में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे सर आपके हैदराबाद में बेसिकली तेलुगु भाषा नहीं, हैदराबाद, अच्छा हैदराबाद में आपको हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। बैंगलोर में नहीं हो सकता है, क्यों नहीं बोला जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है? यहाँ पर क्या बोली जाती है? कन्नड़। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? चेन्नई हो सकता है, तमिल तेलुगु बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर तमिल ज्यादा बोली जाती है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर जानते हो क्या होगा? विश्व तेलुगु सम्मेलन, ये आपके हुआ है राजा महेंद्रवरम में, ठीक है? अब बच्चे लंबा नाम देकर इसी को मार्क करते हैं और आप में से बहुत से बच्चों ने कर भी दिया है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। अब जल्दी से बताओ कितने लोगों ने यही सोच के कि सबसे लंबा वाला ही नाम लग रहा है यही आंसर कर दो? बहुत से बच्चों ने यही सोच के मार्क किया होगा। जल्दी से बताओ ऐसा है कि नहीं है? चलो, गढ़ नगई फेस्टिवल आपके कहां पर होता है ये आपको बताना है। आसाम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? देखो गढ़ नगई फेस्टिवल आपके जो होता है ये आपके मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, इन 3 राज्यों में होता है। 5 दिन का उत्सव है। बेसिकली इसे मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा नागा कम्युनिटी अलग अलग जगह पर रहती है तो वो भी सेलिब्रेट करती है, ठीक है? याद रखेंगे। अगला, वाटर 360 डिग्री जो कॉन्फ्रेंस था इसका आयोजन कहां पर हुआ? बताइए। वाटर 360 डिग्री कॉन्फ्रेंस, तो देखो जल ही जीवन है, आप सबको याद में रखना भी चाहिए। और एक हमारा एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
जिसमें बोला गया है आपका लाइफ बिलो वाटर। तो आपका कौन सा एसडीजी है? एसडीजी 14। याद रखिएगा, इसमें क्या बोला गया है? लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के अंदर जो जीवन है उसको क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है। और ये आपका वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहां पर हुआ? ये आपके रायपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैंगलोर नहीं होगा, न्यू दिल्ली नहीं होगा, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे सर 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस साल कहां पर हुआ मित्रों? तो इस साल आपका प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था भुवनेश्वर में, उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में। और यहां पर आपका प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया? सलमान अनवर खुर्शीद सर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला, प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बताइए। प्यूमा इंडिया को ऑडी इंडिया का हाल फिलहाल में किसे बनाया गया था? ऑडी इंडिया का, ऑडी इंडिया का किसको बनाया गया था? तो आप बोलोगे सर ऑडी इंडिया का हमारे नीरज चोपड़ा सर को बनाया गया था, रिसेंटली बनाया गया था ना। फिलहाल यहां पर आपका पीवी सिंधु जो है, इन्हें प्यूमा इंडिया का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है? कनुमा पशुओं का त्योहार कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बोलोगे सर ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है कनुमा, जो कि क्या है? फेस्टिवल ऑफ कैटल्स है। फेस्टिवल ऑफ कैटल्स यानी मवेशियों का त्योहार है। क्या है? मवेशियों का त्योहार है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला, फॉर इंडिजिनस 6G ऑप्टिकल चिपसेट सी डॉट साइंड एमओयू विथ विच आईआईटी। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, यार ये तो नहीं पढ़ा। लेकिन परेशान मत हो, आप करंट अफेयर में ये सारी चीज आपको पढ़ाई जाएंगी। कैसा भी क्वेश्चन है आप लोग हमारी करंट अफेयर के बाद सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सी डॉट ने यहां पर आपके किस आईआईटी के साथ मिलकर एमओयू पर साइन किए हैं? तो आप बोलोगे सर आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर। किसके साथ किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर ये साइन वाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाली पहली अफ्रीकन वुमन कौन बनी है? तो आप बोलोगे यहां पर सर जी सिरले बॉचवी बनी है। कौन बनी है? सिरले बॉचवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला, वर्जिन कोकोनट ऑयल को किस राज्य से जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। डिंडीगुल ताला आपका कहां के लिए फेमस है? डिंडीगुल ताला, याद है ना? डिंडीगुल ताला। तो डिंडीगुल ताले को दोस्तों क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कहां से? तो आप बोलोगे सर जी ये मिला है आपके तमिलनाडु से, है ना। फिलहाल यहां पर आपका क्या? वर्जिन कोकोनट ऑयल है। सो वर्जिन कोकोनट ऑयल को आपके अंडमान और निकोबार से क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, 100+ हाँ जी बिल्कुल सही है, 100+ यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ भारत किस स्थान पर जाता है ये आपको बताना है। भारत में 100 से ज्यादा आपके क्या? यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिन भी कंपनी का जो नेटवर्थ होता है $1 बिलियन पार कर जाता है, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोल देते हैं। तो 100 से ज्यादा कंपनियां भारत में जिनका जो टर्नओवर है $1 बिलियन से ज्यादा है, तो भैया उसको हम यूनिकॉर्न बोल रहे हैं। अब यूनिकॉर्न यहाँ पर बनने वाला 100 से ज्यादा कितने नंबर का देश हो चुका है? तो आप बोलोगे सर थर्ड। इंडिया इज एट थर्ड प्लेस व्हेन इट कम्स टू द यूनिकॉर्न कंपनीज। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है? अप्रैल 2025 में IWLF एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? यस, देखो सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपके आंसर दे दूंगा। ठीक है, जिनको जो भी डाउट हो। ठीक है, एनटीपीसी से रिलेटेड डाउट है कि एनटीपीसी किस तरह से तैयार करें। ठीक है, अगर आपको एसएससी से रिलेटेड डाउट है कि कैसे तैयार करें, सर पीडीएफ कौन सी पढ़े, मॉक कैसे लगाएं, सारी चीजें मैं आपको बता कर दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, सैखो मीराबाई चानू जो है, इनको दोस्तों एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया, ये बात आपको याद में रखनी है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, इंडिया का पहला एटीएम कौन से बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था? या कौन, ये तो आपका स्टैटिक का क्वेश्चन यहां पर आ गया गलती से। आंसर याद रखिएगा, एचएसबीसी ने 1987 में मुंबई में आपके दोस्तों क्या किया था? मुंबई में आपके फर्स्ट एटीएम को यहां पर क्या किया था? स्थापित किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों देखते हैं, कौन सा शहर दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर बनने की दिशा में कार्यरत है? तो आप बोलोगे सर ऐसा तो होने वाला है आपके अमरावती में। कहां पर होने वाला है? अमरावती में होने वाला, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, हैंडलूम सम्मेलन मंथन आपका कहां पर हुआ? तो आप बोलोगे सर हैंडलूम सम्मेलन आपका मंथन कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में मेल कैटेगरी में कौन बना है? तो आपको नाम याद रखना भैया, कौन? हमारे पाजी अर्शदीप सिंह जी यहां पर बने हैं 2024 का T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। समझ गए ना? आंसर क्या हो जाएगा? अर्शदीप सिंह। अगला, किस देश ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में डिक्लेयर किया है, समुदाय का वर्ष घोषित किया है?
तो ऐसा किया है आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जहां पर हाल फिलहाल में एशिया कप खेला गया और भारत ने पाकिस्तान को शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से हरा दिया 5 विकेट से। अगला, इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल आपके कहां पर सेलिब्रेट हुआ? फरवरी में सेलिब्रेट हुआ था ये आपके, ठीक है, कहां पर हुआ है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आप सारे दोस्त आंसर करेंगे सर जी हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। कहां पर हुआ था? सरस्वती महोत्सव, गीता महोत्सव, ये सब आपके हरियाणा में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या लॉक करोगे आप लोग? ए। अगला, ब्रांड फिनांस फुटबॉल 50 2025 के अकॉर्डिंग कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे ज्यादा पैसे वाला फुटबॉल क्लब है? तो रियल मैड्रिड भैया, इनके पास 1.924 बिलियन यूरो पैसा है, मतलब हपक के पैसा है यार, बहुत बिलियन मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा पैसा। तो रियल मैड्रिड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2025 में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक यहां पर किसने जीता था? आपके रमेश बुढ़ियाल जी ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन होस्ट करने वाला है? तो आप बोलोगे सर वो कंपनी, वो कंट्री जिसने वर्ल्ड कप, शुरुआत के 3 वर्ल्ड कप होस्ट किए थे, 1975, 1979 और 1983। ये तीनों वर्ल्ड कप कहां पर हुए थे, याद है आपको? 1979, 1975, 1979 और 1983, ये तीनों वर्ल्ड कप आपके कहां पर हुए थे आपको पता है? ये तीनों वर्ल्ड कप हुए थे आपके यूके में, ठीक है। कहां पर हुए थे? यूके, यानी आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। और इनमें से जो शुरुआत के 2 थे वो किसने जीते थे? आप बोलोगे सर वेस्ट इंडीज ने जीते थे। और तीसरा वर्ल्ड कप किसने जीता था? हमारी प्यारी, ठीक है, भारत, हमारी प्यारी कंट्री जो है भारत महान ने यहां पर जीता था, ठीक है। अगला, पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कर रहा है बेसिकली? ये आपका 27 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और आपका 5 अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है। ये आपका कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये इंडिया कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई? तो 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, ये आपके कहां पर हुआ है? तो आप सभी को आंसर याद रखना है, साउथ कोरिया के गुमी में हुआ है। कहां पर हुआ है? साउथ कोरिया के गुमी में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगला, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो 4-3 से यहां पर इंडिया ने हरा दिया था किसको? बांग्लादेश को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके भारत ने जीता था किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर 4-3 से, 4-3 से, ठीक है। अगला, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यहां पर किसने जीती? सर गारफील्ड, अच्छा ये सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का संबंध किससे? तो याद रखिएगा क्रिकेट से है, क्योंकि नीचे तो क्रिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसे पेपर में आ जाए कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का संबंध किससे, तो आंसर याद रखिएगा क्रिकेट से है। और ये किसको मिला है 2024 में? तो बुम बुम बुमराह जी को मिला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है, ये आपको बताना है। तो बच्चे ये आपका बना था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या बना था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, सुधीरमन कप कौन से देश ने जीता है जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में उसका 14वां खिताब है? अरे बाप रे बाप, सुधीरमन कप का संबंध किससे है? आप बोलोगे सर बैडमिंटन से है। तो यहां पर ये किसने जीता है बैडमिंटन? तो आप बोलोगे सर ये आपका सुधीरमन कप जीता गया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा जीता गया है। तो ये आप सभी के बच्चे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। अब अगली जो क्लास है ये आपके आशुतोष सर की होगी, बट उससे पहले दोस्तों अगर आप जीके जीएस के मॉक टेस्ट देना चाहते हो, करंट अफेयर के फ्री क्विज देना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप परीक्षा गुरुकुल डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि सर चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीडीएफ बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर दी जाती है टाइमली। सो थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन सेशन की, ठीक है, कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे ये है आपके ऑफिशियल परीक्षा गुरुकुल परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाए। साथ ही साथ ये है आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक, अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाए, ठीक है। अब हम सीधा प्रश्नों की ओर चलेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, ठीक है। देखेंगे प्रश्न क्या है। यदि A/B इक्वल टू 3:9, B/C इक्वल टू 4:5, तो A/B/C क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन देखा करिए हम पहले। हो सकता है ऑप्शन देखने से आपको तुरंत आंसर मिल जाए,
देखो जैसे आपने ए देखा, ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 3:9, ठीक। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 4:5, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सबसे पहले देखो जो बी दोनों जगह दे रखा है, क्या ये कॉमन है? आप कहोगे बी यहाँ पे 9 है, बी यहाँ पे 4 है, बराबर नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या है, हमको ए बी सी निकालना होगा। निकालने का तरीका क्या है, आप कैसे लिखते हो, ए रेशियो बी 3:9 लिखोगे, ठीक है। और बी रेशियो सी, बी के सामने लिखेंगे बी रेशियो सी, यानी 4:5, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक। बस इनका इनके साथ गुणा किया जाता है, 4×3=12 रेशियो, इसका इसके साथ गुणा होगा। मैं बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। 3 × 4, 4 3 चौको 12 हो गया। 9 × 4, 9 4 36 हो गया रेशियो। अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, 9 × 5 करोगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। इसको आप थोड़ा सा आसान कर लो, अगर हो जाए तो कटे तो 3 से काट दोगे, 3 4 12। इसको काटोगे, 3 से काटोगे 12 बढ़ जाएगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, 3 से काटोगे 12×3 = 36, ओके। हाँ, 12 बढ़ जाएगा। फिर इसको भी 3 से काट दोगे, 15 बार चल जाएगा, ठीक। तो आंसर आपका कितना निकल के आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया 4:12:15, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एबीसी का पूछा गया है, तो यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 4, 12 और 15, ठीक। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। अब देखो इतना हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत, मतलब जैसे आप देखते हैं 4×3=12, तो आप देखते हैं कि 12 आपको पहले मिल रहा है, तो आप गलत कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो चीजें कट रही हों उनको हमें काटना भी है, ठीक है। मतलब रेशियो का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप लिखना होता है, ठीक है। बाकी फिर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाना होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत। देखो, प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हमें 10 आभाज्य संख्याओं का योगफल मालूम होना चाहिए, है ना। यही तो एवरेज, आप फर्स्ट 10 प्राइम नंबर पूछा गया है, ठीक है, एवरेज तो क्या होगा, सबसे पहले तो उनका योग बटे 10 संख्याओं का पूछा है, तो 10 से भाग कर देंगे, यही तो हमें मालूम होना चाहिए 10 अभाज्य संख्या है प्रथम। तो पहली आप सबको मालूम होना चाहिए कि 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। 7 के बाद फिर कौन सी होती है, 11 होती है, 9, 9 न के ना, 9 आपकी भाज्य संख्या है। फिर आपकी 13 हो जाएगा, ठीक। फिर आपका 15 नहीं होता, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 के बाद आपका फिर 19 हो जाएगा, ठीक। फिर 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 23 के बाद फिर आपका सीधा सीधा 29 हो जाएगा। तो ये आपके देखो, कितनी गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपकी फर्स्ट प्राइम नंबर हो गए, ठीक। इनका योगफल निकालो, 10 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है, देखो अब इनको जोड़ ही लो आप, ठीक है, ऐड कर लो। तो ऐड जब करोगे, देखो 2 3 5 5 10 7 17 11 28 और 13 41, 7 48 10 58, ठीक है। 58 और 9 आपका 67 होता है, 10 से 70, 77 3 80, 20 कितना 100, और 29 जोड़ोगे 129 बटे कितना 10, भाग करोगे तो कितना जाएगा आपका 12.9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत क्रमशः 25 और 40 है, ठीक है, सम्मिलित औसत मिलाकर 30 है, ठीक। सम्मिलित औसत मिलाकर कितना है, 30 है, हो गया है। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास सवाल को लगाने के कई सारे तरीके, कई सारे तरीके, ठीक। बल्कि लेकिन हम इसको लगाएंगे किस तरीके से, एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। कैसे, ए और बी के कितना कितना रेशियो दे रखा है, अम्ल औसत कितना दे रखा है, 25 और 40, ये एक है और ये बी है, ठीक। और दोनों का मिलाकर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। कितना दे रखा है, 30। फिर आपको मालूम है एलिगेशन कैसे लगाते हैं हम, 40 में 30 डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा 10, 25 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक। अब यही पूछा गया है कि ए और बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा, तो इनका रेशियो पूछा गया है, ठीक है। इसको एक बार और काट दो, 5 दूनी 10, इसको काट दोगे, रेशियो कितना 5 1 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2:1, कितना आ जाएगा 2:1। अब इस सवाल को लगाने के बेसिक तरीके भी हैं, लेकिन उस पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है और आसान है। आप कह सकते हो कि एज ए ट्रिक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यही तरीका ही है। अब इतना तो आप सब जान ही चुके हो कि कहाँ पे हमें किस तरीके का इस्तेमाल करना है ना। चलिए,
क्या है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब जब दो लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो उनका दो लोगों का काम करने का तरीका जब टोटल वर्क निकाला जाता है तो उसका भी एक आसान तरीका होता है। ए प्लस बी के दोनों का काम कितने दिनों में करेंगे, निकालेंगे तो क्या होता है, दोनों का योगफल 50, सॉरी 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, ठीक, बटे दोनों का गुणनफल कर दिया जाता है, 20 3 60 मतलब 600, ठीक। बस इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 50 से काटोगे कितना आ जाएगा, 1/12, और हमें दिनों की संख्या निकालनी है तो 12 डेज आ जाएगा। ये तो इतना काम हुआ जाके, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, कितने दिन, तो इसका अपोजिट हो जाता है 12 डेज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक बता ही रखा कैसे है, वो भी मैं बता देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका जब 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 60 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क। ठीक, जब टोटल वर्क निकाला गया तो हम दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे, मतलब कार्य क्षमता। ए एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे 20 3 60। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 30 दूनी 60, 2 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। जब दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, ए और बी, तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, आप कहोगे 3 + 2 बराबर 5 यूनिट होगा। कितना होगा, 5 यूनिट एक दिन में। तो हमें टोटल कितना यूनिट काम करवाना है, 60 यूनिट, ठीक है। टोटल काम कितना करवाना है, 60 यूनिट, और कितने से, एक दिन में 5 यूनिट हो रहा है, तो 60 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा, आप कहोगे 12 डेज में हो जाएगा। कितने दिन में, 12 डेज। ठीक, तो दोनों तरीके आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, आपकी मर्जी, एज ऑलवेज, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे, ध्यान से समझना, क्या है, 101 आपकी बस है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और उससे आगे 150 मीटर आगे, उससे 150 मीटर आगे, मतलब एक बस यहाँ चल रही है, उससे 150 मीटर आगे यहाँ पे, ठीक है, उसी दिशा में जा रहे हैं। एक ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ती है, एक ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ती है, तो ट्रक की चाल क्या होगी? तो देखो सबसे बड़ी चीज इसमें, देखो सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। उसका बेसिक तरीका भी आप सबको मालूम है कि हम क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। जहां पे चाल को हम अपेक्षित चाल निकालेंगे, एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों चालों का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारी बात को यहाँ पे सिर्फ ये समझो, कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे, उसी दिशा में, यानी 150 मीटर आगे एक ट्रक जा रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड की दूरी मतलब कितनी है, 150 मीटर दूरी, ठीक। और ये कितने, 30 सेकंड में जाके पकड़ लेते हैं, मतलब ये 150 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करनी है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में तय करनी है। तो हमें ये देखना है कि कितनी ज्यादा स्पीड बढ़ा रहा है। तो इस स्पीड को यहाँ पे हम जब हम काउंट करेंगे, तो देखो दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर, तो काटोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा चलेगी, तब जाके वो हम उसको पार कर पाएंगे, यानी पकड़ पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 18/5, 18/5 से गुणा करते हैं तो हमारी उसकी चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी निकल के आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, ट्रक की चाल, पूछा क्या गया है, ट्रक की चाल। अब ये तो 18 किलोमीटर हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा के पकड़ रहे हैं, ठीक है। 45 किलोमीटर चाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस जा रही थी। तो जब हमें ट्रक की चाल निकालनी होगी तो अपेक्षित चाल, ट्रक की चाल जब निकालेंगे, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बस की चाल है उसमें हम इसको घटा देंगे, मतलब 45 में हम, सॉरी 18 को, सॉरी, ठीक है, इसको हम घटा देंगे। जब घटाओगे तो 15 में 8 7, और 7 आपका ऑप्शन नंबर के लिए यूनिट में एक ही दे रखा है, 27 आ जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आसान तरीका है, और ये इसका बढ़िया तरीका है, ठीक है, बेस्ट तरीका है। बाकी इसको कॉन्सेप्ट से लगाने जाओगे तो आप सबको मालूम है ना, कि हम समय बराबर दूरी बट्टे चाल करेंगे। चाल हम अपेक्षित ले लेंगे, तो हमारी एक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, ठीक है, और ट्रक की चाल हम एक्स मान लेंगे, तो वो भी आप लगा लोगे जाके, ठीक। लेकिन वो हमें नहीं बताना, हम आपको ये बता रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें दिया गया है सबसे
बड़ी संख्या यानी बिगेस्ट नंबर आपको बताना है। क्या बताना है? बिगेस्ट नंबर। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है अंडर रूट 2, कमा है, फिर आपका ये आपका दे रखा है क्यूब रूट 9, फिर आपका ये 4 रूट दे रखा है 16, रूट में 5 है और 32 दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या है। इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इनके रूट को तोड़ते हैं। ठीक है, जब रूट हटाएंगे तो इसमें देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 होता है, समझना। ठीक है, जब रूट हटा देंगे तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, कॉमा। अब यहाँ से 9 है, 9 का जब रूट हटाएंगे तो पावर में कितना हो जाएगा, 1/3। भाई क्यूब रूट है ना, तो 1/3। इसी तरीके से जब इसको देखोगे 16 है, 16 की पावर में कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, फिर आपका ये 32 दे रखा है, 32 की पावर में कितना हो जाएगा, 1/5। पूछा ये जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, ये आप समझिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज ये समझो कि यहाँ पे आपका 16 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 4, यहाँ पे थोड़ा समझना, हम डायरेक्टली आपको समझाएंगे। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम, टू लिख ही देते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 1/4। जब पावर पावर का गुणा करोगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 2 की पावर 1। इसी तरीके से इस 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, पावर में 1/5। तो जब पावर पावर का गुणा करोगे तो 5 से 5 कैंसिल। तो मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपका बचा कितना, 2 की पावर 1, यहाँ पे बचा 2 की पावर 1, दोनों जगह सेम बचा, यानी यहाँ इनकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक, लेकिन सॉल्व करेंगे देखेंगे शायद इन्हीं में कोई बड़ा हो जाए, लेकिन ये आंसर तो नहीं होंगे, ये पक्का है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। अब ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 की पावर 1/3 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और पूरे की पावर है आपका 1/3, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 3 की पावर 2/3 लिख सकते हैं। आपको आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है 2 की पावर 1/2। अब देखो, यहाँ पे हमारा 2 की पावर 1 बचा है, यहाँ पे 2 की पावर 1। अब हम पावर पावर का क्या लेंगे, एलसीएम। हम क्योंकि पावर को क्या करना है, बराबर करना है। पावर को क्या करना है, बराबर करना है। जब आप पावर बराबर करोगे तो हम इनका एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पे 1/2 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, बाकी सब में 1/1 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। समझ रहे हैं आप। और 6 का क्या करेंगे, सभी पे गुणा कर देंगे पावर में। मेरी बात अभी नहीं समझ पा रहे हैं, चलो मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूँ। 2 की पावर 1/2 है, ठीक, फिर 3 की पावर 2/3 है, फिर आपका 2 की पावर 1 है, फिर आपका 2 की पावर 1 है। यही है ना, हमने पावर देखा 2 और 3 है हर इनके। ठीक है, केवल 2 और 3 है, यहाँ पे एक एक है, तो दोनों सबका एलसीएम ले लेंगे इनके हरों का, तो 6 आ जाएगा एलसीएम। और एलसीएम लेके क्या करते हैं, इनकी घातों में हम गुणा कर देते हैं। सब में गुणा कर दो, सब में गुणा कर दो घातों में। ठीक, तो अब देखो क्या बचा, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 की पावर 3 हो गया। हम बहुत आराम से समझा रहे हैं, वैसे आपको तुरंत आंसर में दे देता कि इसका राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, यानी 3 की पावर अब 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, समझना। और 2 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है। देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 आप देखोगे कितना देगा, 64। आप सबको मालूम है ये भी 64। ठीक, 3 की पावर 4 देखोगे 81 दे रहा है, 2 की पावर 3 देखोगे 8 दे रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दे रहा है, आप कहोगे 81। 81 कौन सा दे रहा है, 3 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट 9। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को करना था हमें। ओके, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक धनात्मक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 11 है। यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर में अंतर क्या है। देखो यहाँ पे ऑप्शन, अब दोनों का डिफरेंस पूछ लिया गया, तो हमें क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं कि वो जो भिन्न है ना, वो a/b है। क्या है, a/b एक भिन्न है, समझना मेरी बात को। ठीक है, और इनके भिन्न के अंश और हर का योगफल 11 दे रखा है, मतलब a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 11। ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, समझना मेरी बात को। ठीक, आगे फिर क्या है, यदि अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, मतलब अंश हमारा a है तो a+2 कर दे, बटे हर b है तो b में भी 2 जोड़ दें। जब 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्नों में, तो भिन्न में सॉरी, तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। भिन्न कितनी हमारी, a/b, वृद्धि कितनी हो जाती है, 1/24 की। बस इसी को सॉल्व करना है, ए और बी का हमें मान निकाल लेना है। समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब जहां पे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो समझना, यहाँ पे इस 1/24 को हम इधर ले आते हैं, है ना। इस 1/24 को इधर ले आते हैं, या a/b को इधर ले आते हैं। देखो सॉल्व आपको यहाँ पे करना है।
ठीक है, सॉल्व हमको यहां से आप करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा 11 दे रखा है, x प्लस बी बराबर 11 दे रखा है। चलो देखो क्या करते हैं, ए बटे बी को इधर ले आते हैं। अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते ना इससे। ए प्लस 2/b+2 और माइनस हमारा आ जाएगा ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/24। समझना, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे जब इसका, ठीक है, जब नीचे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा दोनों का गुणनफल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। या देखो ऐसा करें, हम यहाँ पे ए और बी की कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जो इसको जाके संतुष्ट करे इक्वेशन को, है ना। इक्वेशन को हम जाके संतुष्ट कर ले, लेकिन उस पर भी हमें भी सोचना पड़ेगा, दो दो जोड़ के, है ना, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक, अब ये आपके पास थोड़ा सा एक क्वेश्चन, हाँ देखो ऐसा करते हैं, समझो मेरी बात। हमें देखो यहाँ पे समझना कि a प्लस बी बराबर 11 दे रखा है, मतलब अंश और हर का योगफल 11 होना चाहिए। समझना, तो हम किन किन संख्याओं को जोड़ के ऐसा कर सकते हैं, तो आप कहोगे, समझना मेरी बात को, हम कह दें कि एक तो हम कह दें कि 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक। एक तो हम कहते हैं 2 और 9 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। समझना मेरी बात, एक 3 और 8 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। एक हमारा फिर क्या है, मेरी बात को समझना, ठीक है, एक हम 4 और 7 कह देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर हम 5 और 6 कह देंगे तो 11 हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर से ये उल्टा चलने लगेगा। तो इतने हमारी संभावित वैल्यू हो सकती है अंश और हर की। समझना मेरी बात को, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो, इसमें कह रहा है यदि इसको लेते हैं, पहले इसको लेते हैं तो इनके और ऊपर जोड़ देते हैं। यदि हम 2 जोड़ दिए तो 12 हो जाएगा, नीचे जोड़ेंगे 12/3, कितना हो जाएगा 12/3। तो क्या इससे 1/24 ज्यादा होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक, 12/3 से बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप 2 और 9 को लेके देखो, तो 2 और 9 आपकी यदि फ्रैक्शन बन गई, क्या 2/9, ठीक है, इसमें हम 2 जोड़ भी देंगे तो हो जाएगी आपकी 4/11, फिर भी नहीं बन पाएगा, दूसरा भी पेयर नहीं बन सकता। यानी ये बड़े हैं इसलिए नहीं बन पाएंगे, मतलब ज्यादा गैप बना रहे हैं, 4 7 भी नहीं बन पाएगा, इसमें केवल एक ही पेयर आपका बन पाएगा, वो भी देखो 5/6। कैसे, देखो, अब हमारी फ्रैक्शन यदि हमने कहा 5/6, ठीक, हमने कहा 5 और 6 होगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी 5/6, क्या हो जाएगी 5/6, ठीक। अब इसमें दो दो जोड़ने की बात कर रहे हैं, प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक। 5 में 2 जोड़ेंगे और 6 में 2 जोड़ेंगे, ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा 7/8, कितना हो जाएगा 7/8। अब इसमें फिर से माइनस हमको क्या करना है 5/6। अब जब 5/6 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 1/24 आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 24, ठीक। 8 3 का 24, 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3 7 21 माइनस 6 चौको 24, 4 का ऊपर करेंगे गुणा 20। अब देखो इनको घटा दोगे 1/24 मिल गया कि नहीं, 1/24 मिल गया कि नहीं, ठीक। तो इनका जो बेहतरीन तरीका था वो हम ए संभावित मान को मानकर ही कर सकते थे, बाकी इसको कैलकुलेशन करने जाओगे समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। हाँ, समय ज्यादा लग जाएगा, हम इसको कैलकुलेट ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। हमको यहीं से पकड़ लेना चाहिए था और फिर जाके क्वेश्चन बनी थी इस पे रख के हम इसको प्रूव कर सकते थे, ठीक। क्लियर है, समझ गए। ए और बी के संभावित मान हमने यहीं पे माने और जाके इसको यहाँ पे प्रूव कर लिया। क्लियर है, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तब पुरुष और एक महिला उसी कार्य को कितने दिनों में कर, देखो हमको टोटल वर्क को बराबर करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो हमको फॉर्मूला हमें मालूम, क्या करते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2 लगाते हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट में काम करना है। देखो, 2 पुरुष है, पुरुष को हम मेल कह देंगे एम, ठीक है, महिलाओं को वुमेन कह देंगे, ठीक, या फीमेल कह दो, जो भी आप कहना चाहो वैसे करते हैं। देखो, 2 मेल प्लस 3 फीमेल कह देंगे, ठीक। हाँ, ये कितना 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं, कितने दिनों में 10 दिनों में बराबर। फिर इधर क्या है, 2 पुरुष यानी 2 मेल प्लस 2, सॉरी 3 पुरुष है ना, हाँ, प्लस 2 फीमेल, ये कितने दिनों में 8 दिनों में काम करते हैं। देखो, ये हमारी क्वेश्चन बन गई, यहां से मेल और फीमेल का हम क्या करेंगे रेशियो बना लेंगे, क्या बना लेंगे रेशियो। अब वो कैसे बनेगा, देखो इसको काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, अब गुणा कर लो, देखो 5 दूनी 10, ध्यान समझना, 5 दूनी 10, 10 मेल ये हो गया और 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 मेल और 10 मेल दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा जाके 2 मेल, समझना 2M बराबर, यहाँ पे हमारा कितना 5 3 15 F और यहाँ पे कितना 4 2 8, 4 दूनी 8 F।
15f और 8f दोनों को हम घटा देंगे आपस में, कितना हो जाएगा 7f। समझ गए? इसको हमने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली कर लिया, यानी 2 मेल बराबर कितना होगा जाके 7 फीमेल के। 2 मेल जितना काम करेंगे उतना ही 7 फीमेल मिलकर काम करेंगे। इससे ये समझ में आ गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे हमको यहाँ पे जाके वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हम एक मतलब इसके बराबर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हाँ, अब किसी एक को जाके हमको बराबर करना पड़ेगा, चाहे इसको लें चाहे इसको लें, तो हम इसी को कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो 2 मेल बराबर 7 फीमेल हो गया, तो यहाँ पे 2m की जगह पे 7f रख दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10f हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10f। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 10f, यानी 10 फीमेल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पे नजर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 2 पुरुष और 1 महिला, मतलब 2 मेल। क्वेश्चन देखना, 2 मेल प्लस 1 फीमेल। अब हम 2m की जगह कितना रख रहे हैं 7f रख रहे हैं। ठीक, तो जब यहाँ पे 7f रख दोगे, ठीक है, और प्लस 1f हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जाके आपका 8f हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8f। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया है। ठीक, ये तो हमने चेंज कर लिया। क्वेश्चन क्या बन गया, हमने इसको इसकी जगह पे सॉल्व किया है, मैंने आपको बताया था इसकी जगह सॉल्व किया तो 10f आ गया, यानी 10 महिलाएं। ठीक, तो क्वेश्चन अब हमारा बन गया कि 10 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों को मिला के 10 महिलाएं हो गया। ठीक है, 10 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। तो पूछा जा रहा है कि 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब ये नया क्वेश्चन बन गया। ये क्या बन गया, नया क्वेश्चन। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना था 8 महिलाएं, 8 महिलाएं कितने दिनों में, तो हमने एक्स मान लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखो 10 दाम 100, 100/8, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100/8। इसको आप सॉल्व कर लो तो 12 अट्ठे 96 होता है, 12 सही। ठीक है, 96 4/8 होगा, इसको 1/2 भी लिख सकते हो दिन। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका कहीं पे दे रखा है 12 दे रखा है। हाँ, ये देखो आपका वही दे रखा है 12, फ्रैक्शन थोड़ा लिखा गलत है, 12 सही 1/2 दिन। ठीक, ये हम कर देंगे, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो इन मिश्रणों को किन अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, अम्ल तथा जल का अनुपात इतना हो जाए। देखो हम ए और बी में दोनों में क्या करेंगे, हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, और समझना। ठीक है, हाँ, अम्ल तथा जल की बात कर रहे हैं तो हम कोई भी एक अम्ल लेके एक पकड़ के काम करेंगे यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ से जो हम अम्ल निकालेंगे फर्स्ट और सेकेंड दोनों का अलग अलग करते हैं मिश्रण। तो देखो यहाँ पे हम केवल इसको निकालेंगे, अम्ल की बात करेंगे तो टोटल हमारा कितना रेशियो दे रखा है 4, और टोटल कितना हो जाएगा 7, तो 4/7। ठीक, अब बी मिश्रण की बात करेंगे तो अम्ल कितना दे रखा है 5, और टोटल कितना हो जाएगा 5×3 = 8। ठीक है, इसके बाद जब पात्र सी की बात कर रहे हैं, दोनों को मिला के जो किया जाता है, तो इसमें अम्ल कितना हो जाएगा 3, और टोटल कितना हो जाएगा 3×2=5। एलिगेशन ऐसे ही तो लगाते हैं। अब ये सोच रहे हो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, है ना? ये सोच रहे हो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका तो देखो ये भी होता है, यही होता है कि इनको इनको घटाओ, इनको इनको घटाओ। घटाओगे कैसे, तो या तो हम ऐसा करें कि 7, 8 और 5 का एलसीएम ले लें। 7 और 8 और 5 का एलसीएम लेके सब में गुणा कर देंगे, तो ये जो इनका हर है ये हट गायब ही हो जाएगा यहाँ पे। ये भी एक तरीका है। और या फिर सीधा सीधा इनको हम घटा देते हैं, तो जो आप कहोगे वही हो जाएगा। ठीक, अब देखो घटाने में दोनों में आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 8 और 5 दे रखा है, इनको जो हम घटाएंगे तो 5/8 में 3/5 घटाएंगे तो एलसीएम 40 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, कितना हो जाएगा 40, और इधर हमारा कितना हो जाएगा 5×5 और 8×3 = 24। 25 में 24 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1/40 हो जाएगा। ठीक, हाँ, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इसमें हम घटाएंगे तो 3/5 में हम घटा देंगे 4/7। तो देखो 3/5 में 4/7 घटाओगे तो एलसीएम हमारा कितना 35 हो जाएगा। नीचे हमारा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब 5 का भाग दोगे 7 में, हमारा कितना आएगा 7, 7×1 = 21। ठीक है, और इसके बाद हम 7 का भाग देंगे, 7×5 = 20, 5×4 = 20, यानी 21 - 20 यहाँ पे भी एक ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो एलसीएम की जब बारी, हमने रेशियो बना लिया, अब इसको जब देखो थोड़ा सा काटेंगे तो 35 हमारा इधर जाएगा और 40 हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक, समझे? और इसको और सरल करोगे, 5 से काटोगे 5×7 = 35, 5 से काटोगे 5/40, तो 7:8 आपका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन में यदि आपका 8:7 भी मिल जाता तो कंफ्यूज नहीं होना था, इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। ठीक। हाँ, और यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका एक और होता है। ये तो देखो हमें सरल भिन्न मिल गया, फ्रैक्शन आसान मिल गया, तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अदरवाइज इन तीनों का, 5 का, 8 का और 7 का एलसीएम लेते और तीनों में गुणा कर लेते तो हर वाला पोर्शन गायब हो जाता, फिर हम बिल्कुल सिंपल एलिगेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये भी एक तरीका है। अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए बैटिंग औसत 50 रन है। 40 पारियों का बैटिंग औसत 50 रन है और उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब उसका जो अधिकतम स्कोर है और न्यूनतम स्कोर दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा कितना, 172। ठीक है, यही दे रखा है। फिर कह रहा है यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत रन 48 है, तो खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा। मेरी बात को समझो, इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हो। देखो कैसे, बस थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करना है, इसको बिल्कुल नहीं सॉल्व करना। ठीक, कैसे, देखो यहाँ पे कह रहा है उस अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 72 अधिक है। मतलब एक समझो, जो उसका मैक्सिमम स्कोर होगा और जो मिनिमम स्कोर होगा, ठीक, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 172 है। कितना, 172 है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा ये गया कि खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा, यानी मैक्सिमम स्कोर, जब उसके बीच का अंतर ही 172 है। आप समझना, यदि उसके बीच का अंतर ही 172 है तो मैक्सिमम स्कोर उसका 172 से अधिक होगा कि नहीं होगा, आप ये दिमाग लगाओ। सिर्फ इतना बताओ मुझे, इससे अधिक होगा कि नहीं होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना, मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ पे अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, मतलब मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर का अंतर उसका 172 दे रखा है। तो जब 172 उनके बीच का अंतर ही है तो मैक्सिमम स्कोर आपका जो है 172 से अधिक होगा कि नहीं होगा। आपका कोई सर बिल्कुल अधिक होगा। जब अधिक होगा तो 172 से ऊपर वाला ही इसका ऑप्शन में राइट होगा। तो ये तो आपका राइट हो नहीं सकता, राइट ये हो नहीं सकता, राइट 172 से अधिक होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 174 ही आपका एक केवल आंसर हो सकता है और यही इसका राइट आंसर भी होगा। समझ गए। आई होप कि इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे। ठीक है, बाकी इसका आप सबको बेसिक तरीका मालूम है कैसे करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बता दूंगा सिर्फ बस। क्या करोगे आप, 40 पारियों का टोटल स्कोर निकाल लोगे, तो 40 × 50 निकाल लोगे आप। ठीक, फिर क्या करोगे, उनके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का जो अंतर दे रखा है वो इसमें हम जाके घटा देंगे। ठीक, घटाने के बाद देखो, जब हम दो पारियों को घटा देंगे तो टोटल पारियां कितनी बचेंगी, 38। 38 से भाग कर देंगे, बराबर औसत हमारा कितना हो जाएगा, 48। ठीक, सॉल्व आप ही करोगे, मैं बता दूंगा। 40 × 50 में माइनस क्या करोगे, उच्चतम और न्यूनतम स्कोर, मतलब उसके अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर जो 172 अधिक है, मतलब कहने का मतलब ये एक्स। ठीक है, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 172, ये इससे माइनस करोगे। अब पारियां कितनी बचेंगी नीचे, 38। दो पारियों को तो हम घटा रहे हैं, यहाँ पे टोटल पारी कितनी बची, 38। अब इन टोटल 38 पारियों का औसत कितना है, 48 है। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे, जो एक्स का मान निकलेगा वो 172 में हम जोड़ देंगे। ठीक, बस यही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। क्या दिक्कत है इसमें, तो बहुत ही आसान है। 400 आम है, 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो यहाँ पे सीधे सीधे हानि प्रतिशत का शब्द दे दिया गया। तो जब हानि हो रही है तो आप सबको मालूम है कि उसका सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और एसपी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हानि तो तभी होगा ना, है ना। हानि तो तभी होगा। तो जब देखोगे इसके हानि की हम बात करेंगे, नहीं लॉस की बात करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस की जब बात करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, 400 माइनस क्या हो जाएगा, 320 बटे में हमारा कितना हो जाएगा जाके, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब 400। ठीक, और प्रतिशत में निकालना, हानि प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, ऊपर घटा दो, 320 घटाओगे हमारा कितना आएगा, 80। 80 में हम 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला है आपका 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां कितने एक कटौती के समतुल्य है। इस प्रश्न को आप बताएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस हमारा होता है ए प्लस बी बाई 2, सॉरी 100, यही होता है ना।
बस 10 और 20 को जोड़ो 30 माइनस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे इंटू होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटू होता है, ठीक है, हाँ ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20, 200, 2 में 100 काटोगे 2 हो जाएगा, बराबर देखेंगे कितना है, 28% आ जाएगा। क्या दिक्कत है, आपका राइट आंसर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, 28% हो जाएगा, है क्लियर है। ये इसका होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला। बाकी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के तो और सारे तरीके हैं, उनमें हमें नहीं जाना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 5/4 गुना है, ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो वर्षों में उसके पुत्र की आयु क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। वर्षों में उसके पुत्र की आयु क्या होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। तो उस समय ए की आयु कितनी रही होगी, ये हमें सबसे पहले मान लेते हैं कि 8 वर्ष पूर्व जो है, यहां पे लिखो 8 वर्ष पहले, पहले ए की एज हमने क्या कहा, एक्स हो रही होगी, कितनी रही होगी, एक्स रही होगी। जब ये 8 वर्ष पहले की, तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होगी, तो आप कहोगे x+8 होगी, कितनी होगी, x+8। इस बात को समझना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 5/4 गुना है, तो शादी के समय कितनी थी, एक्स का 5/4 हो जाएगा, क्योंकि शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, ठीक। तो वर्तमान की जब बात करेंगे तो 5/4 गुना किसका, शादी से पहले वाली उम्र का, यही तो कह रहा है उसमें, यही कह रहे हैं ना। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया, क्लियर है बात। यहां से सॉल्व करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो देखो एक्स का मान निकालोगे तो हमारा इधर गुणा होगा 4x, 5x में 4x से घटा दोगे, बचेगा आपका x, 8 चौको 32 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल के आ गया, 32 वर्ष। कितना निकल के आ गया, 32 वर्ष। मतलब ये कि 8 वर्ष पहले जो ए है उसकी एज कितनी थी, 32 वर्ष थी। फिर कह रहा है ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का, देखो जब वर्तमान आयु की बात, ये तो 8 वर्ष पहले की बात है, और जब हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे, जब प्रेजेंट एज की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 32 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 40, ठीक। वर्तमान एज का 1/10 गुना है, 1/10 निकाल लो, ठीक। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, उसके पुत्र की सन एज, ठीक, कितनी आ जाएगी, 4 साल। कितना आ जाएगी, 4 ईयर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 3 की, ये यहाँ पे समझना, व्हाट विल बी द लास्ट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पूछा है, 3 और ये लगा साइन आपका 40, मतलब 3 की पावर 40 है, इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो ये तो आसान सवाल है, बिल्कुल हलवा जैसा, आप सब लोग आंसर कर लेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, ये आप लोग बताइए। तो आई होप कि ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। देखो अब इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप सबको मालूम है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखो पावर में 40 है, तो क्या करेंगे हम, 4 से इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे, 4 से इसको हम भाग करेंगे, समझना मेरी बात को, ठीक। अब 4 से जब भाग करोगे तो आपका कितना भागफल आएगा, 10, और शेषफल कितना हो जाएगा, 0, ठीक। शेषफल कितना हो जाएगा, 0, समझे। और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 ही रहेगा, क्या रहेगा, 3 की पावर 4 ही रहेगा, ठीक, समझे। अब 3 की पावर जब 4 रहेगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 3 9 3 27 3 81, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, 4.84 मीटर लंबी और 3.1 मीटर ऊंची एक दीवार 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर टाइलों से ढकी, यदि प्रत्येक टाइल का मूल ₹1.50 हो तो टाइलों का कुल मूल्य ज्ञात करना है। क्या दिक्कत है इसमें, हम्म, देखो ध्यान से, देखो हम सबसे पहले टाइलों की संख्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स। जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं तो आप सबको मालूम है कि दीवार का एरिया और टाइल्स का एरिया, ठीक है, पहले दीवार का एरिया निकालेंगे, उसमें टाइल्स के एरिया से भाग कर देंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी, है ना। तो दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 484
सॉरी 4.84 मीटर है, यहाँ पे मीटर दे रखा है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको भी मीटर में बदल देंगे। ठीक, तो देखो जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे तो 484 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 484 गुना 3.1 है, 100 का गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 310। ये एरिया निकला है दीवार का बटे टाइल्स का एरिया, जब निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 इंटू कितना, 10। क्लियर है आपको, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। सॉल्व करो, देखो इसको, जीरो से आपका जीरो कैंसिल। ठीक है, हाँ अब देखो कुछ कटेगा, 22 से काट दो, ये 22 बार कटेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपस में जब गुणा कर दोगे, 22 से करना 22, 22 त्रिका 66 और दो कितना होता है, 68। 682 टाइल्स है। कितना है, 682 टाइल्स। अब इसमें कह रहा है एक टाइल लगाने का 1.5 रुपए खर्च होता है, तो 682 टाइल लगाने कितना खर्चा होगा, टोटल एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट जब निकालेंगे तो 682 टाइल्स है, एक टाइल्स का खर्चा है 1.5। ठीक है, यानी 1.5 रुपए। तो जब इसका टोटल निकालोगे तो गुणा कर दोगे, 15 दूनी कितना होता है, 30, 15 अट्ठे 120 और 3 123, हासिल कितना हो गया, 12 है। 15 छक्का 90 और 12 कितना हो जाएगा, 102। ठीक, एक अंक बाद दशमलव लगाया, लगा दिया, कैंसिल कर दिया, 1023 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दे रखा है सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब हेक्सागोन का एरिया पूछा गया है। हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन। अब ये तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला होता है, ये दिमाग में आपको रखना है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3√3/2। ठीक, साइड इसकी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। अब इसको गुणा कर लो, 25 3 75√2, सॉरी यहाँ पे 3 है, हाँ 3 है ये। ठीक है, ठीक है, हाँ √3 बटे कितना हो जाएगा आपका, 2। ठीक, ये आपका आंसर निकल के आ गया, 75√3/2। 75√3/2 ऑप्शन दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल राइट है। बस ये फॉर्मूला बेस्ड था, आसान था बिल्कुल। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन इतने ही थे दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सब जरूर बताओगे, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरुकुल। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं परीक्षा गुरुकुल पे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जो डबल जेई की वैकेंसी आउट हुई है उसकी मैराथन की क्लास है। आप लोगों ने करंट अफेयर, जीके, जीएस और मैथ की क्लास देख ली है। ये आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में दिल्ली हाई कोर्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा या आप लोगों के कमेंट आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, जैसे कि करंट अफेयर का अलग से, मैथ का अलग से, जीके जीएस और आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस अलग से आप लोगों को मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये रहा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और हमारी वोकेबलरी देखने वाले हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, आप लोग आराम से तसल्ली से वीडियो को पॉज करके सोचना समझना कि भाई क्या आंसर है इसका, या मैम जो बता रही है वो क्यों बता रही है। ठीक, एक्टिव पैसिव वॉइस है, विल मिल जाएगा हमें एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो कुछ नहीं करना है। अगर मुझे दो रूल याद रखना है कि मैम अगर मुझे मॉडल वर्ब मिल जाएगा जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर मुझे फ्यूचर का विल मिल जाए जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, इन दोनों के बाद अगर ऐसा कुछ है तो मुझे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाना है, हमेशा याद रखना बीई लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर विल आ जाए तो विल आ जाएगा तो भी मुझे बीई लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। यही इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। ठीक है, चलो अब मेरा क्या है, विल को विल बी थर्ड फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म,
डेफिनेटली नहीं। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, हाँ हो सकता है, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, एक सेकंड, इसमें विल बी बीई चाहिए, ठीक है, बीई चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, द टू प्राइम मिनिस्टर्स आर साइनिंग द अकॉर्ड, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, अगेन आर साइनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड आई टोल्ड यू गाइस कि व्हेनेवर यू सी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इट इज कंटिन्यू टेंस, वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमें अगर आईएनजी फॉर्म दिया गया है, अगर हमें कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, तो हमें वहां पे बीइंग वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इफ द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, देन वी शुड यूज बीइंग, ठीक है, बीइंग प्लस में थर्ड फॉर्म, ओके, मतलब जो भी है हेल्पिंग वर्ब जो भी है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम एंड बीइंग एंड थर्ड फॉर्म, तो मेरा आर है तो इज आर एम कर सकती हूँ, पास्ट नहीं बना सकते हैं, इज आर एम, एंड यही मेरा आंसर है। इसके बाद मतलब इज मेरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग लगेगा ही लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो साइंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, एंड आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात क्या कह रहा है यहाँ पे, बाय द टू प्राइम मिनिस्टर्स, हाँ ठीक, चलो अगला। देखो सबसे पहली बात क्या है आप लोगों का, ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद फाइल सेक्शंस में जाना, तो सीसीआरएस की सारी क्लासेस पड़ी हुई है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, द टू प्राइम मिनिस्टर्स आर साइनिंग द अकॉर्ड, हाँ मैं ये चेक कर रही थी कि ठीक है सब्जेक्ट वर्ब चेंज हुआ है कि नहीं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। चलो बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसको भी कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो, या कुछ मुझे फीडबैक देना हो कि मैम पेपर ऐसा जा रहा है या ये हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जरूर मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके बताना। अगला, माय फादर जनरसली डोनेटेड मनी टू द चर्च, मेरे फादर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं पैसे को, ठीक है, डोनेट करना, दिस इज माय मेन वर्ब, ठीक है। व्हेनेवर योर मेन वर्ब इज इन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन वी हैव टू यूज व्हाट, वी हैव टू यूज वाज एंड थर्ड फॉर्म, ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, बिकॉज मेन वर्ब कहाँ पे है, मेन वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब एंड इट इज इन सेकंड फॉर्म, ओके। चलो अगला, माय डॉटर रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, रोट इज योर सेकंड फॉर्म, अगेन main verb is in second form, then we have to use what, we have to use was, were and third form, was, were and third form, was, were and third form, यस ये हो सकता है आंसर, ये डेफिनेटली नॉट, ये भी नहीं, वाज ब्यूटीफुल, हेड भी नहीं चाहिए, इतना सारा चीज थोड़ी ना चाहिए आपको, ये नहीं, सिंपल, अ ब्यूटीफुल पोएम इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल पोएम इज योर सब्जेक्ट, एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट, वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म, वो आपने लिख लिया, बाय हुम, तो बाय योर डॉटर, ठीक है, बाय माय डॉटर, ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। चलो अगला, द मैनेजर मस्ट लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब मैंने आपको क्या बताया है, व्हेनेवर यू सी योर मॉडल वर्ब देन यू हैव टू पुट व्हाट, मॉडल वर्ब प्लस में बीई प्लस में थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब प्लस में बीई प्लस में थर्ड फॉर्म, ओके, नाउ मॉडल वर्ब बीई थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब बीई थर्ड फॉर्म, ओके, दिस इज योर आंसर, दिस प्रॉब्लम मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय द मैनेजर, ओके, बाकी आंसर्स आपके गलत है। अगला, अब आप लोग मुझे बताना कि 5 में से एक्टिव पैसिव वॉइस में कितने नंबर मिले हैं आप लोगों को, और मैंने बहुत सारे एक्टिव पैसिव वॉइस ऑलरेडी करवा रखे हैं, कोई डाउट कोई परेशानी कि मैम मैं तो अभी पहली बार क्लास देख रही हूँ, प्रीवियस मेरी क्लास सर्च मारना, एक्टिव पैसिव वॉइस बाय निक्की मैम, एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे रूल्स रट जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय निक्की मैम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे आप लोगों को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जो दिक्कत हो वो सब एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करना, बता देना, बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम ये चीज चाहिए, ये हमारा पीडीएफ नहीं मिल रहा है या ये क्लास नहीं मिल रही है, तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलो अगला, प्लीज गिव मी समथिंग टू इट, आई एम हंग्री, द बेगर सेड टू देम, देखो एक बात याद रखना कि हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट रुक जाना, पहले चेक करना कि जो हमारी स्पीच है, जो हमारी बात है, वो बात कैसी है, अगर ये हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और या हमारी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सबके रूल्स अलग अलग हैं। इफ इट इज इन इंपरेटिव सेंटेंस, अगर मेरा जो स्पीच है अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस में है, जिसके अंदर मैं किसी से रिक्वेस्ट, किसी से एडवाइस या किसी को सुझाव दे रही हूँ, तो रूल चेंज हो जाता है, तब मुझे सेड टू को अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द स्पीच चेंज करना होता है। तो बेगर ने क्या बोला होगा उस आदमी को कि भाई मैं भूखा हूं, तो रिक्वेस्ट किया होगा ना, डेफिनेटली रिक्वेस्ट किया होगा, वाइल रिक्वेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है, सेड टू को चेंज करके सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म फॉर व्हाट, तो रिक्वेस्ट का, ठीक है, प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट ही किया होगा, तो रिक्वेस्ट सही है, देम टू गिव हिम, देखो यहां तक तो सेम है, समथिंग टू ईट ये भी सेम है, दोनों सारा सेम है, एंड सेड और बोला,
ठीक है, आई एम हंग्री। और क्या बोला, आई एम हंग्री, मैम उसने बोला होगा आई एम हंग्री, जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो हम उसको वाज बना देंगे। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाओगे तो जो एम है, इज आर एम, देखो लिख भी देती हूँ, इज आर एम, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे तो हमें इसको वाज वर बना देना है। ठीक है, चलो अगला, यू कैन डू दिस जॉब सेड निकी टू ज्योति। ये भी अगेन वही चीज है कि उसने बोला कि तुम ये कर सकती हो। सेंटेंस कैसा है, स्पीच कैसी है, मैम बात तो सिंपल है कि तुम ये काम कर सकती हो, ना तो ये रिक्वेस्ट है ना तो एडवाइस है, कुछ भी नहीं है, तुम ये कर सकती हो, बोली है वो। ठीक है, बोली है, तो अब यहाँ पे क्या मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये मस्ट करना चाहिए, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना जो एम्फोसाइज करते हैं उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। बट यहाँ सिंपल करें कि भाई ये तुम जॉब कर सकती हो, दैट्स इट, तो ये मेरा टोल्ड हो जाएगा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, अब क्या है, कैन का कुड बनाओगे, कैन का कुड, देखो सब में कुड कुड बना हुआ है। ठीक है, टोल्ड लगाओगे, ज्योति लगाओगे, टोल्ड के बाद ज्योति, टोल्ड के बाद ज्योति चाहिए बिकॉज टोल्ड द ज्योति, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, टोल्ड ज्योति। ठीक है, टोल्ड ज्योति, ठीक है, बट आपको एक चीज याद रखना है, हमें जो हमारी स्पीच है, हमारी जो बात है उसके लिए डेट चाहिए, डेट चाहिए। इसमें डेट डेट 2 बार लिखा हुआ है, हटा दो, इसमें है ही नहीं कंजंक्शन, इसमें कंजंक्शन है। ठीक है, चलो अगला, रोहित सेड लीला व्हेन इज द नेक्स्ट बस, व्हेन इज द नेक्स्ट बस, रोहित ने बोला लीला से। सेड का मतलब हमें चेंज करना है, डेफिनेटली चेंज करना है। अगर मेरी जो बात है, मेरी जो स्पीच है उसका चेक करो कि ये कैसी बात है, तो क्वेश्चन मार्क, उसने पूछा तो पूछा का सेड को चेंज करोगे अस्ट में, अस्ट में, अस्ट में, किससे पूछा, लीला से, सब में सेम है लीला। व्हेन व्हेन यहाँ तक बिल्कुल सेंटेंस सेम है आप लोगों का। अब एक बात याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में अगर मेरा डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट में मेरा फुल स्टॉप बन के अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज ये बात मैं इसीलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर क्वेश्चन मार्क होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो हम उसका पैसिव बनाते टाइम भी उसको इंट्रोगेटिव ही छोड़ देते हैं। बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर मेरा इंट्रोगेटिव है, अगर मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे उसको फुल स्टॉप यानी कि अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। ठीक, अब मैम अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, आपका एक सेकंड, सब्जेक्ट आना चाहिए, आपका वर्ब आना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो पहले मेरा वर्ब आएगा, फिर मेरा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो वर्ब है ये वर्ब और मेन वर्ब हो सकता है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अफर्मेटिव चाहिए, सिंपल चाहिए। सिंपल का मतलब मुझे सब्जेक्ट पहले चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो बी तो हट गया ना, द नेक्स्ट, द नेक्स्ट, द नेक्स्ट बस वाज सपोज टू कम, या फिर बस वाज कमिंग। देखो कमिंग वमिंग लिखा हुआ है क्या, कमिंग वमिंग अगर मेरे स्पीच में ऐसी कोई बात बोली ही नहीं गई है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि जब तक आपकी बात में कुछ नहीं बोला गया है आप उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सपोज टू कम क्यों लगाऊं मैं जब मेरे क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ये भी देखो कमिंग नहीं है क्वेश्चन में, हटा दो। समझ आया, हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर सकते, हमें अधिकार नहीं है। द प्रोफेसर सेड टू सूरज हु वर यू वेटिंग फॉर, अगेन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब पूछा ही तो होगा, या तो इंक्वायरी किया होगा या तो अस्ट किया होगा। तो अस्ट करा है कि हु वर यू, तुम कौन हो, तुम किसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तुम किसका इंतजार कर रहे थे, तो अस्ट अस्ट अस्ट, इंक्वायर्ड हटा दो क्योंकि ये इंपरेटिव नहीं है। ठीक है, चलो अगला, सूरज से पूछा, सूरज से, दोनों में सेम है। हाँ ओके, उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, अगेन मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगेन मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। अब क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर, हु ही वाज, हाँ सब्जेक्ट वर्ब, देखो ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, ये हो सकता है। सब्जेक्ट मेरा हु के बाद चाहिए, उसके बाद वर्ब हो सकता है। बट मुझे एक बात बताना आप लोग, वर यू, जब हम वर यू को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, देखो इसमें क्या है, सूरज इंक्वायर, ये तो हट गया, ये तो हट गया मेरा। अब क्या है, हु हैज, देखो वर मेरा पास्ट में है तो हैज तो नहीं लगाऊंगी ना, इसको आप हटा दोगे। हु हैड बीन वेटिंग फॉर, हु ही वाज वेटिंग फॉर, कि वो किसका इंतजार कर रहा है। तो मुझे एक बात बताना, वाज वर को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, वाज वर वाले को, तो हैड बीन के साथ आईएनजी लगा देते हो। ठीक है, हैड बीन के साथ आईएनजी लगा देते हो। अगला, Want you help me to carry this suitcase? Said I to my wife. मैंने ऐसा बोला अपनी वाइफ से, said I to my wife. तो मैंने पूछा उससे, पूछा का मतलब ask, सब में ask लगा हुआ है, मेरी वाइफ से that if। अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरी वाइफ का जो जवाब होगा, एक बात याद रखना, अगर मेरी वाइफ का जो जवाब होगा वो यस या नो में ही तो आएगा कि हाँ करूंगी या नहीं करूंगी। दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आते हैं, मैंने कई बार बोले हैं कि दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आएगा। और क्या है,
वॉन्ट यू हेल्प मी टू कैरी दिस सूटकेस। वॉन्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया वॉन्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा वुड हो जाएगा, वॉन्ट का मतलब वुड हो जाएगा, ठीक है, वॉन्ट का मतलब वुड हो जाएगा, तो वुड बी हेल्पिंग कर दोगे क्या, वुड बी हेल्पिंग तो नहीं, वुड बी हेल्पिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हट जाएगा, ठीक है। हाँ, आई आस्क्ड माई वाइफ इफ शी वुड हेल्प मी टू कैरी दैट सूटकेस, ठीक है। हाँ, तो वॉन्ट जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, अब वो जवाब देगी हाँ या ना में, हाँ या ना में, तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है। आई आस्क माई वाइफ दैट इफ, दो कंजंक्शन है, इफ शी वुड नॉट हेल्प मी टू कैरी दैट सूटकेस, यही मेरा आंसर हो जाएगा, बिकॉज दैट वेदर एक साथ नहीं, दैट इफ एक साथ नहीं, दैट इफ एक साथ नहीं, ठीक है, डन। दो कंजंक्शन एक साथ थोड़ी ना लगा सकते हो आप। एरर डिटेक्शन में आ जाओ। अब एरर में क्वेश्चन देखो क्या है पहला। अच्छा देखो, जितने बच्चे भी कह रहे हैं मैम IBPS PO का लेवल आ गया है ये वो, तो मैं एक बात बताऊं, एक दिन में आप लोग अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते हो, बट मैंने ट्राई किया है कुछ क्वेश्चंस को लाने का, उसमें मैं आपको ये बता पाऊंगी कि देखो यार, क्वेश्चन का लेवल हार्ड भले ही हो, रूल्स तो वही है ना, रूल्स वही है, वही आज मैं आपकी क्लास में बताऊंगी आज आपको, कि अगर क्वेश्चन को हार्ड कर रहा है या इजी कर रहा है, रूल्स वही होते हैं, बस पेपर को लेंदी बना के आपका टाइम वेस्ट करता है, और जब पेपर लेंदी आता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से आप ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, अगर नन इज करेक्ट, कोई सा भी करेक्ट नहीं है तो ई दबा, ई बोलना, ठीक है, मतलब ई आपका आंसर है अगर कोई भी सही नहीं है। अब एक बात बताओ, इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, ठीक। अब देखो, सी लव्स, उसके सी के साथ लव्स आता है, हाँ, ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लव्स आएगा। टू पेंट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, टू पेंट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, ठीक है, ये नाउन है, नाउन के लिए मेरा यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है ना, कि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये डेली रूटीन है उसका, उसको अच्छा लगता है यार, मुझे अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है, उसको आप लव्स में ही बनाओगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे, बिकॉज ये उसकी रूटीन है, ये उसकी आदत है, आदत, ठीक। ही वर्क एज अ सेफ आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, वो एज अ सेफ काम करने लगा, बिकमिंग अ टीचर, टीचर बनने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, जब वो टीचर बन ही गया तो फिर सेफ की तरह काम क्यों करेगा, मतलब वो टीचर से पहले, इससे पहले ही काम करता था ना, यानी कि यहाँ पे बिफोर बिकमिंग अ टीचर, टीचर बनने से पहले वो सेफ की तरह काम करता था, यानी कि इसमें एरर है। दे वुड एक्सप्लोर द माउंटेन्स नेक्स्ट मंथ, दे वुड एक्सप्लोर, अब ये सी वाले में क्या है, देखो फ्यूचर प्लान है ना, कुछ भी चीज फ्यूचर में किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हाँ, फ्यूचर का आ रहा है यहाँ पे, तो रॉन्ग मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर फ्यूचर प्लान एक्शन यूज विल नॉट वुड, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दे वुड एक्सप्लोर द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात करें तो वुड नहीं लगाना है, विल लगा देंगे, तो ये भी गलत है, ठीक है, वुड मत करो, वुड क्योंकि भविष्य की बात करें, भविष्य के प्लान की बात करें तो विल करो। डेविड कैप्चर्स, करता है, डेविड कैप्चर्स कैप्टिवेटिंग मोमेंट्स थ्रू फोटोग्राफिक ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू जयपुर। अच्छा एक बात बताओ, जब वो गया जयपुर के दौरान, मतलब जयपुर में गया, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस हुआ ना, कि पास्ट टेंस में कि वो भैया जब जयपुर की ट्रिप पे गया था तो उसको पसंद था क्या, कैप्चर करना, क्या कैप्चर करना, तो मूवमेंट्स को कैप्चर करना, उसको जब वो जयपुर की ट्रिप में गया था तो पसंद था, पसंद था, तो ये प्रेजेंट टेंस थोड़ी ना आएगा, ये भी तो आएगा ना कैप्चर्ड, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कैप्चर्स गलत है, यहाँ पे मुझे कैप्चर्स को कैप्चर्ड कर देना है। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन रूल्स तो वही है ना, रूल्स वही है, यानी कि इसमें हमारा सेंटेंस नंबर ए सही है, बाकी सब में गड़बड़ है, ठीक है, बाकी सारे सेंटेंस में मिस्टेक्स है, समझ आया। चलो अगला, द सक्सेस ऑफ द टीम डोंट डिपेंड सोलली ऑन द वन प्लेयर परफॉर्मेंस, इट इज टाइम ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। आपको देखो यहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंस में क्या करने हैं, इस वाले सेंटेंस में हमें ये देखना रहता है कि जितने भी हमारे सेंटेंस लिखे गए हैं इसमें कंजंक्शन सही से यूज किया गया है कि नहीं, प्रेपोजिशन सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, और जो टेंस है वो सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। तो ए वाले में देखो क्या कह रहा है, द सक्सेस ऑफ द टीम। अच्छा देखो, द सक्सेस मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद मेरा ये ऑब्जेक्ट है, द टीम मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। द सक्सेस ऑफ द टीम, डू नॉट मेरा मेन वर्ब है। अब एक बात बताओ, सक्सेस तो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमारा डू नहीं हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड सोलली ऑन वन प्लेयर परफॉर्मेंस, तो गलत है। इट इज टाइम ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। एक चीज देखना, जब भी हमें इट इज टाइम बोला जाता है तो हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना कि जब भी इट इज टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा तो पास्ट टेंस आता है, तो ही टुक आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग एन एक्साइटिंग बुक यस्टरडे। अब ये कह रहा है कि कल मैंने ना फिनिश किया, ये तो क्या कह रहा है कि मैंने कल किया ना यस्टरडे, तो यस्टरडे जब भी मिल जाएगा तो मेन वर्ब जो होगा आपका वो सेकंड फॉर्म में बनेगा, तो हैव लगाने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे yesterday लगा हुआ है तो मुझे यहाँ पे सेकंड फॉर्म की जरूरत है, तो हैव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एलेक्स प्लेड सॉकर विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन द टूर्नामेंट, उसने खेला, ऐसे खेला, डी, ठीक है, एनर्जी के साथ खेला, तो डी मेरा सही है, बाकी सब गलत है। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन वही रूल्स वही है, सेम। अगला क्या है, The minister did not respond to an email requesting an interview and a call to her office was not answered। यहाँ आपको बताना है, एक सेकंड, रिस्पॉन्स टू कहाँ पे है आपका, ये रहा, एक सेकंड, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या किसी चीज की रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, नहीं तो बता दो कि अगर ये सही है। द मिनिस्टर डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो क्या रिस्पॉन्ड होगा, हाँ, डिड, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिस्पॉन्डेड गलत हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू समथिंग होता है, जब भी आप रिस्पॉन्ड करोगे किसी चीज का तो रिस्पॉन्ड टू समथिंग, तो रिस्पॉन्ड टू समथिंग होता है ना कि किसी चीज के लिए आपने रिस्पॉन्ड किया, तो विद हटा दो, तो मुझे रिस्पॉन्ड टू ही चाहिए, ठीक है। ईमेल के लिए क्या मुझे ए आर्टिकल चाहिए, नहीं, ईमेल के लिए मुझे ए आर्टिकल भी नहीं चाहिए, मुझे एन आर्टिकल चाहिए। अब क्या है, रिस्पॉन्स टू एन ईमेल, अब मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है कि उसको रिस्पॉन्ड करना है एक ईमेल का, कौन सी ईमेल का, जो रिक्वेस्टिंग किया गया है एक इंटरव्यू के लिए, जो रिक्वेस्टिंग किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम हमेशा जीरेंट से देते हैं, हमेशा जीरेंट से देते हैं, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स इन द वर्ल्ड इज धारावाई वेयर lakhs ऑफ पीपल्स लिव्स चीक विद जॉयलिंग इन द टीनी स्क्रिप्ट्स। आपको कहाँ पे देखना है, यहाँ पे लाइव, लिव के साथ चीक विद जॉय इन, यहाँ तक देखना है कि कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स इन द वर्ल्ड, वन के बाद हमेशा स्लम्स मतलब आपका प्लूरल आना चाहिए, तो वो आ गया, ठीक है, हटा दो। इन द वर्ल्ड इज धारावाई वेयर लाख ऑफ पीपल, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग रहते हैं जहाँ पे लाख पीपल्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, हाँ। और एक बात, चीक बाय जॉय जो होता है ये हमारा करेक्ट इडियम होता है, क्या, चीक बाय जॉयल, ठीक है, चीक बाय जॉयल हमारा करेक्ट इडियम है, चीक बाय जॉयल करेक्ट इडियम है हमारा, चीक बाय जॉयल। तो हमें क्या लगाना है, चीक बाय जॉयल लगाना है, और बाकी के इडियम्स हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड। इसमें क्या हो जाएगा, चीक बाय जॉयल, क्या लीव्स लगाना है हमें, नहीं, लाख ऑफ पीपल जो होते हैं वो हमारा प्लूरल है, ठीक है, कि लैक्स ऑफ पीपल जो रहते हैं, तो रहते हैं में हमें ये वाला डी गलत हो जाएगा। लिव चीक बाय जॉयल इन हो सकता है, जॉयल इन नहीं, जॉयलिंग नहीं हो सकता, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बाय चाहिए, बाय के बाद जॉयल चाहिए, आईएनजी नहीं लगाना, ठीक। अगला, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर वैन, सिंपल सी चीज है, सिंपल क्वेश्चन है। एरर कहाँ है इसमें, तो इस वाले क्वेश्चन में कहाँ पे एरर हो जाएगा, नो सूनर डिड, इसमें कहाँ एरर है हमारा, इसमें एरर ये है कि नो सूनर जो होता है वो अपने साथ देन लेता है, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, THAN, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, यानी कि हमारा गलत कहाँ है, वैन, ठीक है, वैन हटा दो बिकॉज देन लेगा। अगला, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखो, सुबह हैड नॉट फिनिश टू पेंट द विंडो, इसमें क्या एरर है। अब एक बात याद रखना आप लोग, किसी चीज को जब आप क्या करते हो, सुधा हैज नॉट फिनिश्ड, अभी तक उसने नहीं किया है, क्या, टू पेंट द विंडो, जब भी हमें पेंट करने की बात कर रहा है, नॉट फिनिश टू पेंट, इसका मतलब यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल करोगे कि हमने अभी फिनिश नहीं किया है, तो हमें पेंट नहीं, हमें पेंटिंग चाहिए, ठीक है, पेंटिंग इसलिए चाहिए क्योंकि फिनिश जो होता है, ये जो फिनिश होता है, फिनिश अपने बाद जीरेंट लेता है, ठीक है, फिनिश अपने बाद जीरेंट लेगा, जीरेंट का मतलब नाउन लेगा, ठीक है, नाउन। पेंट क्या है, वर्ब, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नाउन चाहिए, अगर मुझे पेंट मेरा वर्ब है उसको नाउन बनाना है तो मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला, डोंट सिट ऑन दिस बेंच एज इट इज जस्ट पेंटेड, इस पे मत बैठो बिकॉज ये अभी जस्ट पेंट हुआ है, इसमें क्या होगा, इट हैज जस्ट पेंटेड, इट इज जस्ट नहीं, देखो इट इज जस्ट, जस्ट जो वर्ड है जस्ट, अभी अभी हुआ ही है, इस जस्ट से मुझे पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड हो जाएगा क्योंकि अभी अभी पेंट किया गया है, किसी और के द्वारा किया गया है, तो इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, ठीक है, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया है। और जस्ट जो वर्ड होता है ये समय बताता है, समय का मतलब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला, आई डोंट वेयर द सनग्लासेस एट द मोमेंट्स, ये जो एट द मोमेंट्स वर्ड लिखा हुआ है ये मुझे बताता है कि ये अभी की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट का मतलब मैंने अभी नहीं पहन रखा है, मैं अभी नहीं पहन रहा हूँ, ऐसा साउंड आता है, अभी नहीं पहन रहा हूँ, तो आई एम नॉट वेयरिंग द सनग्लासेस एट द मोमेंट्स, इस मोमेंट्स में मैं ये नहीं पहन रहा हूँ। अगला, अब अपोजिट वर्ड्स बताना है हम लोगों को, इम्पीटी का मतलब क्या हो जाता है, तो इम्पीटी जो होता है आप लोगों का, इम्पीटी का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जब आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, ठीक है, तो हम इम्पीटी बोलते हैं। ब्लास्फेमी, हेरेसी,
प्रोफेनिटी या रेवरेंस, कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो हम उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हमें उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो पहला वाला वर्ड है जो आएगा हम लोगों का पहला वाला वर्ड, इसका मतलब क्या हो जाता है? ब्लास्फेमी। इसका मतलब होता है किसी इंसान की बुराई करना, निंदा करना। आपने क्या किया? आप उस इंसान की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ठीक है। यानी कि ये नेगेटिव, ठीक है, ये भी नेगेटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेवरेंस। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब क्या हो जाता है? जब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। हेयरसी का मतलब क्या हो जाता है? हेयरसी का मतलब हो जाता है कि आप उस इंसान के लिए क्या कर रहे हो? विधर्म कर रहे हो, मतलब कि आप मिसबिलीव कर रहे हो किसी चीज पे, किसी चीज के अगेंस्ट होना, मतलब किसी चीज के आप अगेंस्ट हो। अगेंस्ट का मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, आप उस चीज के खिलाफ हो। खिलाफ का मतलब अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। प्रोफेनिटी का मतलब क्या हो जाता है? गालियां बकना, ठीक है, अब्यूज करना, अपवित्र बोलना किसी चीज को, तो ये सारा गलत हो जाएगा। यानी कि सारे नेगेटिव है, ये बस एक पॉजिटिव है जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, ठीक है। किसी इंसान को आपने जब रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, तो इसका यही सही आंसर है। अपोजिट बताना था। पोम्पस का मतलब क्या हो जाता है? जब भी पोम्पस का वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप लोग याद रखना इसका मतलब क्या हो जाता है। हाँ, पोम्पस का मतलब हो जाएगा हम लोगों का एक तरीके से जब कोई चीज कैसी है? शांति नहीं है, जब किसी चीज में हम लोगों को क्या ना मिले, हाँ, जब किसी चीज में शांति ना मिले, ठीक है, पोम्पस। हाँ हाँ, पोम्पस का मतलब हो जाएगा आडंबर। मान लो मतलब किसी चीज से आप लोग बहुत ज्यादा हाई साउंडिंग, ठीक है, हाई साउंडिंग मतलब फालतू में किसी चीज के बारे में आपने आडंबर मचा रखा है, यानी कि हमने उस चीज के बारे में बहुत अधिक बोल रखा है, दिखावा कर रखा है। शो ऑफ बोल सकते हो कि हम उस चीज के बारे में शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडर्न का मतलब क्या हो जाता है? मॉडर्न का मतलब हो जाएगा आधुनिक, आजकल की चीजें, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, इसका अपोजिट, ठीक है, ये होगा टर्गिट होगा इसका। हाँ, इसका हो जाएगा आधुनिक। आधुनिक इसका आंसर है नहीं, आधुनिक चीजें का हमें शो ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब टर्गिट का मतलब हो जाता है कोई ऐसी चीज जो कि सूजन वाली है, ठीक है। एब्लूम है, हाँ, एब्लूम का मतलब क्या? सूजा हुआ, फैला हुआ, हाँ, आप बोल सकते हो फैला हुआ। मॉडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट का मतलब हो जाएगा कोई ऐसी चीज जो विनम्र है, नॉर्मल है, ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, सॉफ्ट है, ठीक है। मॉडेस्ट है, सॉफ्ट है, जेंटल है, हम्बल है, ठीक है। एक सेकेंड, हम्बल है, ये सारे वर्ड्स इसके हो जाएंगे। वेन का मतलब क्या हो जाता है? वेन का मतलब हो जाता है जब आपने क्या किया? आपने जब किसी चीज के बारे में फालतू का टाइम वेस्ट किया, आपने व्यर्थ में, पॉइंटलेस, कोई ऐसी चीज जो कि पॉइंट लेस है, जब हमने उस चीज को मीनिंगलेस बोला, ठीक है, मीनिंगलेस। अब शो ऑफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? शो ऑफ का अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट है, कोई इंसान मॉडेस्ट है, सॉफ्ट है, जेंटल है, ठीक है। अगला वर्ड है हम लोगों का विल। विल का मतलब क्या हो जाता है? विल का मतलब हो जाता है कि हमें किसी चीज टर्मोल मतलब स्पिनिंग, कोई ऐसी चीज जो कि शांति ना हो, जो चीज घूम रही हो, जो चीज घूम रही है, इधर से उधर भटक रही है, वो हमारा विल हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या? टर्मोल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, टर्मोइल, हाँ, टर्मोइल हो जाएगा। स्पिनिंग बोल देंगे हम लोग, स्पिनिंग, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पीस, शांति, ठीक। अगला सर्ज भी एक तरीके से उठ रहा है। फ्लरी का मतलब भी ऊपर होता है, ठीक। स्विल का मतलब भी ऊपर ही होता है, कोई चीज ऐसी जो कि ऊपर जा रही है। यानी कि ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? ये सारे के सारे अपोजिट हो जाएंगे, ठीक, मतलब पीस के अपोजिट ये सारे हो जाएंगे। हाँ, कोई चीज ऐसी है जो कि कैसी है? बहुत ज्यादा घूम फिर रही है, रोटेट, रोटेट चीजों को बोलते हैं, ठीक है, रोटेट कर रही है कोई चीज। डन, चलो अगला। वेटरनल का मतलब इजी है। वेटरनल का मतलब होता है कोई इंसान कैसा है किसी काम में? भैया एक्सपर्ट है, यूथफुल, पैलिएबल, एक्सपर्ट, इमेच्योर। इसमें से कौन सा अपोजिट हो जाएगा? कि कोई इंसान एक्सपर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। वेटरनल का मतलब हो जाता है कोई इंसान एक्सपर्ट है, तो क्या एक्सपर्ट ही हो जाएगा इसका? नहीं, मुझे तो अपोजिट बताना है। अपोजिट बताने का मतलब इसको तो हटा सकते हो, ठीक है, हाँ, इसको हटा देंगे हम लोग। अब कौन सा हमारा हो जाएगा? एमेच्योर हो जाएगा कि इसका मतलब, या क्या हो जाएगा? इन स्किलफुल, जब आप किसी काम को बिना किसी स्किल के करते हो, जब आप नए होते हो, तो हमारा ये वर्ड हो जाएगा एमेच्योर, ठीक। पैलिएबल का मतलब क्या हो जाता है? कोई ऐसी चीज जो फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा हो जाएगा? कोई चीज सॉफ्ट है, कोमल है, या फिर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। रिसाइलेंट बोल सकते हो आप लोग, रिसाइलेंट है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमेच्योर, हाँ, ठीक है। चलो, अब मुझे बताना, इसके बाद आप लोगों को मैं पैसेज दे रही हूँ, एक पैसेज आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताना कि क्या हो जाएगा। हाँ, ठीक है। एमेच्योर का मतलब हो जाएगा ऐसा इंसान जो कि क्या कर रहा है बिना पैसे के लिए, हाँ, स्किल्स नहीं है उसको, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। देखो, वेटरनल का मतलब क्या हो जाता है? एक एक्सपर्ट आदमी, ठीक है, एक्सपर्ट आदमी। यूथफुल का तो मतलब अलग ही हो जाएगा। पेलिएबल का मतलब मैंने बता दिया, लचीला, लचीला,
ठीक है। एक्सपर्ट है कोई इंसान करने में, तो ये और ये एक ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई इंसान काम तो कर रहा है, मतलब ये इंसान काम करेगा, लेकिन क्या है, वो पैसों के लिए नहीं करेगा, मतलब शौकिया तौर पे करेगा, वो शौकिया है उस काम को करने के लिए, वो शौकिया है, ठीक है, शौकिया, शौकिया तौर पे वो काम करेगा। अगला फैटिग्यू, देखो ये एक आप लोगों का होमवर्क है, फैटिग्यू बताना क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया फैटिग्यू। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसेज। पैसेज को कैसे टैकल करना है, पैसेज को देखो इतना बड़ा पैसेज है, ये पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 स्लाइड का है और क्वेश्चन है उसके बाद। तो हमें कैसे करना है, मैंने कल भी क्लास में आप लोगों को बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन पे जंप करो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे जंप करना है। क्वेश्चन पे जंप करने के बाद हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड है जिसको हम लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन 2023, कह रहा है कि अभी का जो ट्रेंड है करंट का, वो ट्रेंड क्या है गुड एंड एक्सपोर्ट का, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप लोग रफ शीट पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2023, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2023, ये मेरा कीवर्ड है। अगला, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल द ब्लैंक ए, हो सकता है ब्लैंक ए हो, एक सेकंड देखने दो। पैसेज में ए ब्लैंक है, ये रहा, ये बोल रहा है ए ब्लैंक में, आपका इस पैसेज में ए ब्लैंक में आप क्या फील कर सकते हो, इन सब में से कौन सा वर्ड आ सकता है और कौन कौन सा आ सकता है, हो सकता है एक से ज्यादा आ जाए। तीसरा, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन इंडिया गुड एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन अगस्त, अगस्त में कह रहा है कि अगस्त से कंपेयर करके कह रहा है कि आपके जो गुड एंड एक्सपोर्ट में जो इंपोर्ट में वो हुआ था, परसेंटेज में बदलाव आया था, वो क्या था, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, नंबर के हिसाब से हम इसका आंसर दे सकते हैं, नंबर हमें ढूंढना होगा, ठीक है, नंबर ढूंढना है हमें। अगला, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, यानी कि ये मेरा पैरा जंबल है, यानी कि एक सेकंड, एक पैसेज से आपको पैरा जंबल भी मिल सकता है, ठीक। अगला, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन इंडिया गुड एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2023, तो मैं वहां जाऊंगी जहां पे 2023 की बात कर रहा है, 2023 की बात कर रहा है, जहां पे 2023 की बात कर रहा है। देखो ये सारा पढ़ लो, 2023 की कहीं पे भी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ इसमें 2023 की बात नहीं की गई है, इसके अंदर पढ़ो तो 2023 की बात इसमें भी नहीं की गई है। जहां पे 2023 की बात किया जाएगा वहां रुक जाना, ठीक है। 2023 की जहां पे बात की जाएगी वहीं पे हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि क्या बोल क्या रहा है, समझ आया। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है 2023 में कि गुड एक्सपोर्ट हैव राइज, मतलब कि बढ़ा है, ठीक है, और इंपोर्ट ड्रॉप हुआ है, बढ़ा है और ड्रॉप हुआ है, दोनों बढ़ा है या फिर दोनों ही गिरा है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट गिरा है और इंपोर्ट बढ़ा है, या जो भी चीजें हुआ 2023 में जाके देखो। 2023 में क्या कह रहा है, इंपोर्ट हैव लेस, इंपोर्ट जो है यानी कि जो हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंपेयर करेंगे तो हमने जो इंपोर्ट किया है वो हमारा लेस हुआ है, इंपोर्ट जो किया है हमने लेस किया है, हाँ ठीक है। हमने कितना लेस किया, तो 11.9%, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये देखो यहाँ लिखा है ये देखो गुड एक्सपोर्ट आर नाउ गिरा है 11.9%, सो फॉर दिस ईयर इंपोर्ट हैव ड्रॉप, यानी कि एक्सपोर्ट जो है हमारा डाउन हुआ है, इंपोर्ट हैव ड्रॉप 12.1। अब इसमें आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन में देखो कहाँ दिखा रहा है ये बात, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है गुड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ ड्रॉप, हाँ दोनों ही बोला है ना कि दोनों गिर गए हैं, सारा आंसर हटा दो, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। मैंने कैसे किया, मैंने सबसे पहले कीवर्ड ढूंढ लिया, सी मेरा आंसर है। मैंने सबसे पहले कीवर्ड देखा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का 2023 में क्या हाल चाल रहा है, क्या हाल चाल रहा है, फिर मैंने यहाँ ढूंढा कि 2023 की बात की कहाँ गई है, तो ये रहा 2023 की बात की गई है। तो अब मैं इसके ऊपर जाऊंगी, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इंपोर्ट हैव फॉल लेस देन देयर एक्सपोर्ट, ठीक है। बट थोड़ा सा पीछे जाओगे आप, इसी पैसेज में जब हम पीछे जाते हैं तो ये यहाँ कह रहा है, ठीक है। इसी वाले पैसेज में जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुड एक्सपोर्ट आर नाउ डाउन 11.9% अब तक दिस ईयर में, और इंपोर्ट हैव ड्रॉप 12.1, तो दोनों ही हमारा लेस हुआ है, दोनों ही डाउन हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, दोनों ही डाउन हो गया है। अगला क्या है, ए में क्या आएगा, सरपास, एक्सीड या क्रॉस, तो ए में क्या आएगा, सरपास या एक्सीड। देखो सरपास का मतलब क्या हो जाता है, जितना आपको चाहिए उससे भी ज्यादा, बियॉन्ड द अमाउंट, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बियॉन्ड इन अमाउंट, बियॉन्ड इन अमाउंट यानी कि जितना चाहिए था उससे ज्यादा। एक्सीड का मतलब भी वही होता है, यानी कि बढ़ाना चढ़ाना, किसी चीज को एक्सीड किया यानी कि एक्सटेंड किया आपने और उस चीज को बढ़ा दिया। क्रॉस करने का मतलब क्या हो जाता है, आपने उस चीज को क्या कर दिया, क्रॉस ही कर दिया, मतलब क्रॉस का मतलब जितना चाहिए तो उतना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बियॉन्ड द लिमिट, मुझे ना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कारण
क्योंकि मैंने एक चीज देख लिया, किसी चीज को बियॉन्ड अमाउंट, मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा सरपास कर गया, मुझे जितना चाहिए उससे एक्सीड कर गया, मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा क्रॉस हो गया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका आंसर ई होगा? कि तीनों ही जो हैं एक ही जैसे वर्ड हैं, ये तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। अगर ये तीनों पर्यायवाची हैं तो तीनों ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल ए बी सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला। अब ये क्या कह रहा है कि आपका इन इंडिया के गुड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन अगस्त में कंपेयर करें तो सेम मंथ लास्ट ईयर, मतलब ये कह रहा है कि जो अगस्त में आपका जो भी गुड एंड एक्सपोर्ट हुआ है वो पिछले साल के अगस्त से क्या था। अब मुझे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, ये जो स्टेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, आप ये नंबर ढूंढो कि ये नंबर पूरे पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है, यानी 6.9, 11.9, इस तरीके के पैसेज मुझे ढूंढना है कि ये वाले नंबर कहाँ लिखे गए हैं। कौन सा 6.9, 11.9, 6.9, यानी कि मुझे ढूंढना है कि इस वाले पैसेज में ये सारे नंबर कहाँ हैं। तो देखो इस वाले में जाओगे तो ये 6.9, ठीक है, यहाँ दे रखा है, हाँ 6.9 दे रखा है, और 24.2, देखो ये सारे नंबर यहाँ मिल रहे हैं मुझे, 6.9, 24.2, 6.9, 24.2, ठीक है। एक्सपोर्ट फेल बाय रिलेटिवली 6.9 लीडिंग टू इतने बिलियन ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है 6.9, एक्सपोर्ट गिरा है 6.9 से, तो एक्सपोर्ट गिरा है 6.9 से और इंपोर्ट भी गिरा है, तो यानी कि ये तो मुझे मिल गया। ऑप्शन नंबर ए का मुझे ये वाला तो मिल गया कि जहां पे एक्सपोर्ट के बारे में 6.9 बोला गया है, तो एक्सपोर्ट बढ़ा है क्या 6.9 से? नहीं, गिरा है बोला है। कितने से गिरा है एक्सपोर्ट? 6.9 से, तो ये फिर गलत है ना, ये भी हटा दो। एक्सपोर्ट नहीं, 5.2 नहीं, एक्सपोर्ट रिमेन स्टेबल नहीं, स्टेबल नहीं है। उस पैसेज में साफ साफ बोला है कि जो एक्सपोर्ट है वो मेरा 6.9 से गिर गया है। अब मैं इंपोर्ट वाले को ढूंढूंगी 5.2, अब मैं 5.2 वाला वर्ड ढूंढूंगी कि 5.2 कहाँ लिखा हुआ है। देखो ये देखो 5.2 वर्ड ये रहा, कि ये रहा 5.2। अब क्या कह रहा है, इंपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो 5.2, यानी कि इंपोर्ट का हमारा 5.2 से रिलेटेड है, इंपोर्ट हमारा 5.2 से रिलेटेड है, तो इंपोर्ट जो है वो गिरा है 5.2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को? ये पैसेज आपका आईबीपीएस पीओ में पूछा गया पैसेज है, और करने का एक तरीका होता है, अंधाधुन आपको ये पूरा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ढूंढना होता है। ठीक है, कैसे ढूंढना है मैंने आपको बता दिया कि नंबर होंगे तो नंबर को, सिर्फ नंबर ही ढूंढने हैं हमें पैसेज में। अब करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो एक बात बताओ, इसके करेक्ट ऑर्डर के लिए क्या मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके पैसेज को क्यों पढ़ूंगी? इस पैसेज को हम क्यों पढ़ेंगे? हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है तो हम पैसेज को पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, चेक करो एक बार, सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर। ठीक है, जो सर्विसेज थे एक्सपोर्ट्स के वो जाने जाते हैं, विल बी नोन फॉर लेटर, लेटर बोला जा रहा है। उसके बाद देखो, अच्छा RRTT, देखो एक बात तो कंफर्म है, आर होगा या टी होगा। फार थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोल, यानी कि जो अशांति पैदा हुई है, अब तक जो अशांति पैदा हुई है, टी से शुरू हो सकता है या ये। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी, ये एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये जो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो हम टी वाले ऑप्शंस को हटा सकते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर। ठीक है, जो सर्विसेज हैं एक्सपोर्ट के वो जाने जाएंगे बाद में जाने जाएंगे। अब क्या है, आर के बाद क्या आ सकता है? आर के बाद बट कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सजेस्ट दैट, लेकिन देखो जाने तो बाद में जाएंगे, जाने बाद में जाएंगे, आर के बाद ऐसा आएगा कि आर के बाद क्यू, ये तो हट गया, ये तो हट गया। आर के बाद या तो ऐसा आएगा या तो क्यू। एस में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि एक सेकेंड, सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर। अच्छा देखो एक बात, एस में देखो क्या लिखा हुआ है, इज। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आर और एस को ज्वाइन कर दिया, मान लो आर एस मेरा पेयर है, ठीक है, आर एस मेरा पेयर है, मैंने मान लिया कि आर एस मेरा पेयर है, तो एक बात बताओ, ये जो मेरा आर में लिखा हुआ है सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है इसका ये रहा वर्ब, इसको वर्ब मिल गया। अब तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब हो गया, अब कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये जो इज आ गया ना, इज, ये किसके लिए आया है? एस से पहले वाला सेंटेंस जो आर है, आर में कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना जिसको हमने इज दिया, आर में कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको हम इज दे रहे हैं, यानी कि आर के बाद एस हमारा गलत हो जाएगा। तो आर के बाद एस गलत हो गया, तो हमें क्या चाहिए फिर? एक चीज और है, नो एरर। नो एरर का मतलब ये सही लगा, दिस इंजन दैट हैज बीन रिसाइलेंट सो बट कॉमर्स, देखो गलत है,
अगर ये जैसे लगा हुआ है वैसे सही है तो नो एरर। तो दिस इंजन दैट हैज बीन रिसाइलेंट सो बट कॉमर्स मिनिस्ट्री है, नहीं सो बट ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, दो दो कंजंक्शन एक साथ क्यों लगाओगे, तो ये भी गलत है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर, बाद में जाने जाएंगे। लेकिन जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने एक्स्ट्रा प्लोटेशन सजेस्ट, वो कहता है, सुझाव देते हैं कि डेट, क्या सुझाव देते हैं कि, वो ये सुझाव देते हैं कि डेट दिस इंजन डेट हैज बीन रिसाइलेंट, ये जो इंजन है जो रिसाइलेंट हो रहा है, इसके बाद क्या है, पी के बाद टी, सो फार अब तक, सो फार देखो सो फार लगता है ना, हाँ सो फार एक साथ होता है, सो फार अब तक थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोल, जो ये ग्लोबल में जो इकोनॉमिक के टर्मोल में आया है उसको ये कह रहा है अब तक जो हुआ है, अब तक जो उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये जो आया ना द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोल, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके लिए इज आया हुआ है, ध्यान रखना, अब ये मेरा सब्जेक्ट है इसके लिए इज आया, यानी कि टी और एस का पेयर बन रहा है, टी और एस का पेयर बन रहा है, क्लियर है, समझ आ गया। तो ये मेरा पैराजम्बल है, उसी से बना हुआ, ठीक। बाकी मैंने एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क कर लेना आप लोग। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही। और आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंग्लिश बाय निकी 07 के नाम से हमारा टेलीग्राम है। और आप हमारे ऑफिशियल परीक्षा गुरुकुल के टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे आपको यहीं पे मिलेगा, परीक्षा गुरुकुल के नाम से। हमारा परीक्षा गुरुकुल के नाम से ऐप भी है, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे परीक्षा गुरुकुल के नाम से आपको मिलेगा। हमारे जितने भी बैच है या मॉक टेस्ट है या फिर जो भी पीडीएफ वगैरह है, आपको यहीं पे मिल जाएंगे, परीक्षा गुरुकुल के नाम से ऐप है। आपको क्या करना है, परीक्षा गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, जो भी शेड्यूल होगा आप लोगों को यहीं से अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।